हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल्गोरिथम सक्सेस क्लासेस। मैं मन शर्मा आपके लिए कर रहा हूँ मटेरियल इंजीनियरिंग की फर्स्ट यूनिट की वन शॉट वीडियो। ये जो वीडियो है आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा जो फर्दर वन शॉट वीडियोस रहेंगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट की, वो आप हमारे एल्गोरिथम सक्सेस क्लासेस के ऐप पर जाकर परचेस करके देख सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले से कोई कोर्स खरीदा हुआ है आपको उन्हीं में प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। पहला जो हमारा टॉपिक रह रहा है, इसमें हम मटेरियल साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग के बारे में समझेंगे। मटेरियल साइंस जो है, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच रिलेट विद द इन्वेस्टिगेशन रिलेशनशिप दैट विल बी एक्सिस्ट बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल्स। मतलब कि डिफरेंट तरह के हमारे पास में मटेरियल्स हैं, जैसे कि हमने स्टडी किया हुआ है। आप वन बाय वन वीडियो भी इनको देख सकते हैं, आपको ऐप में मिल जाएंगी। उनमें हमने पूरी तरह से डिस्कस किया था और पूरा हमारा सिलेबस उसमें कंप्लीटेड है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग की फर्स्ट से लास्ट तक कि जो भी आपका मटेरियल रहता है, मटेरियल की डिफरेंट तरह की जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस से मतलब है डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हमने मटेरियल को डेवलप किया है। सो दैट इज द वर्क ऑफ एन इंजीनियर, दैट इज ए मटेरियल इंजीनियर। उसका काम ये होता है कि डिफरेंट तरह के मटेरियल्स को डिजाइन करना ताकि स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए आपको मटेरियल यूज कर सके और मटेरियल के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो आपको चाहिए वो उसके अंदर अवेलेबल हो। सो डिफरेंट परफॉर्मेंस के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है हमारा मटेरियल, जो कि उसका स्ट्रक्चर रहता है। और मटेरियल के स्ट्रक्चर जो डिपेंड करता है उसके माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनकी बॉन्डिंग कैसी है, उन सब पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम डिफाइन कर दें, उसको अगर आप डिजाइन कर दें, तो डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज जो आपको चाहिए वो हमें मिल जाएगी। ये हम देखते हैं मटेरियल साइंस के अंदर। तो मटेरियल साइंटिस्ट डेवलप और सिंथेसिस न्यू मटेरियल, तो नए मटेरियल्स को जो डेवलप करता है, सिंथेसिस करता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल साइंस इंजीनियर। एंड मटेरियल इंजीनियर क्रिएट्स न्यू प्रोडक्ट्स यूजिंग एक्सिस्टिंग मटेरियल्स एंड डेवलप टेक्निक्स फॉर प्रोसेसिंग मटेरियल्स। तो डिफरेंट तरह के मटेरियल्स की स्टडी करना ये हमारा होगा, और नए नए जो पार्ट है, नए आपका जो मटेरियल्स हैं उनको डेवलप करना, ये पार्ट होगा हमारा मटेरियल साइंस का। और जो मटेरियल इंजीनियर होगा उसका काम रहेगा कि डिफरेंट तरह के न्यू प्रोडक्ट्स बनाने में उन मटेरियल्स को यूज करके, साथ में हमें न्यू प्रोसेसिंग के ऊपर भी स्टडी करना है कि उन मटेरियल्स को यूज करके आप कैसे प्रोसेस करके नई तरह से आप डेवलपमेंट कर सकते हो। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं मटेरियल्स का जो एप्लीकेशन है वो आपका मटेरियल इंजीनियरिंग के द्वारा आपका होता है। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग में हम देखते हैं तो मटेरियल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। सो मटेरियल स्ट्रक्चर आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपका होता है जो कि पूरी तरह से इस प्रॉपर्टीज को, परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है। नेक्स्ट हमारा मटेरियल प्रोसेस। तो मटेरियल प्रोसेस डिफरेंट तरह की प्रोसेसिंग से हमारा बेसिकली माइक्रोस्ट्रक्चर बनता है। तो उसको हमने कैसे बनाया है, मटेरियल को आपने कैसे ऑब्टेन किया है, जो आपका नेचुरली अवेलेबल था ओर्स से, उससे आपने कैसे डेवलप किया, या फिर आपका इंटरमीडिएट जो आपका रॉ मटेरियल था उससे आपने कैसे फाइनल मटेरियल के रूप में उसे यूज किया है। बाकी बात करते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज की। तो ये पैरामीटर्स हैं जिनके हिसाब से आप बता सकते हैं कि आपका जो मटेरियल है वो कितना अच्छा है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के लिए। हाँ, ये बात जरूरी है कि किसी भी प्रॉपर्टीज जो है वो हो सकती है वो एक्स्ट्रा में हो। आप ऐसा समझिएगा जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करते हुए आपकी जो मेन फोकस रहना चाहिए वो पढ़ाई पर है, पर इसके साथ साथ में आप एक अच्छे प्लेयर भी हो सकते हैं। पर अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे ये डिपेंड नहीं करता कि आप एक अच्छे प्लेयर हैं या नहीं है। इसी तरह से हमारा मटेरियल है, जिस पर्पज से आप उस मटेरियल को यूज कर रहे हो, मान लीजिए वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस हमें चाहिए थी, तो केवल हमें टेंसाइल स्ट्रेस भी हम फोकस करते, पर उसके साथ साथ में अलग प्रॉपर्टीज भी उसमें मटेरियल में होती हैं और हो सकती हैं। और ये हो सकता है आपका गुडनेस में हो और हो सकता है बैडनेस, मतलब निगेटिव वे में आपकी हो सकती है, पर उनका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आपका स्पेसिफिक है केवल उसी का फर्क पड़ता है। पर जनरली हम देखते हैं, जैसे हम अगर बात करें सिंपल एग्जांपल जैसे मैंने लिया अभी, तो उसमें अगर कोई एक अच्छा प्लेयर है तो बेसिकली बात है कि अगर वो पढ़ाई में ध्यान देगा तो वो एक्टिवली वर्क भी करेगा पढ़ाई में भी। तो अगर वो कोई प्रॉपर्टीज उसकी अच्छी शो होती है, टेंसाइल में शो होती है, तो बाकी और प्रॉपर्टीज भी पॉजिटिव में ही जनरली देखने को मिलती हैं। आगे बात करते हैं मटेरियल परफॉर्मेंस के लिए। तो ये आपका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है, जो आप मटेरियल से चाहते हैं, जिस पर्पज से आप मटेरियल को यूज कर रहे हैं, वो आप अच्छे से कर पा रहे हैं उस मटेरियल से या नहीं। सो दैट इज कॉल्ड मटेरियल परफॉर्मेंस। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो मटेरियल इंजीनियरिंग डिफरेंट तरह के हम देखते हैं, आप अपने आसपास भी देखते हो, हर तरह के आपको मटेरियल्स हैं और हर तरह के जो मटेरियल्स आप देख पा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं, तो एक ही प्रोडक्ट आपका कई तरह के मटेरियल से मिलकर बना हो सकता है। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन कर दूं, सिंपली मैं डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखता हूं। तो पहले मैं बात करता हूँ मेटल्स एंड अलॉयज की, सेकंड फिर सिरेमिक और ग्लासेस हमारे पास में आ जाएंगे, फिर पॉलीमर्स देखते हैं और कंपोजिट भी इसमें हम बात करेंगे, फिर एडवांस मटेरियल्स में हमारा सेमीकंडक्टर, बायो मटेरियल्स, स्मार्ट और इंटेलिजेंट मटेरियल्स जो आज डेवलप किए जा रहे हैं, और नैनो इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये भी हमारे पास में आज बहुत ही डोमेन चल रहा है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं।
तो पहले बात करते हैं मेटल्स एंड एलॉयज। तो मेटल इज अ टाइप ऑफ केमिकल एलिमेंट दैट टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सिंपली कहें, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जिस मटेरियल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड मेटल। तो उसको हम सिंपली बोलते हैं मेटल। और डिफरेंट तरह के मेटल्स को मिला के अगर मेरे पास में कोई मटेरियल बन रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एन एलॉय। एलॉय का सिंपली मतलब ये है कि मेटल मेटल भी हो सकता है और मेटल के साथ में कोई नॉन मेटल मटेरियल भी आपका हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड सिंपली इन कैटेगरी ऑफ द मेटल्स एंड एलॉयज। एग्जांपल हमारे पास में अधिकतर जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली मेटल्स को अधिकतर हम यूज करते हैं। पर अगर क्वांटिटी के हिसाब से बात करें, जैसे आप जहां जहां पे कंक्रीट देखते हैं, तो कंक्रीट के हिसाब से आपको कंक्रीट ज्यादा स्ट्रक्चर देखने में नजर आता है हमारा। पर अगर आप डिफरेंट एप्लीकेशन देख लें सिविल इंजीनियरिंग का हटा के, तो बाकी अधिकतर में हमें मेटल्स ही देखने को मिलते हैं। तो एग्जांपल जैसे आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, फिर इनके हमारे पास में ये डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हैं। इनके साथ साथ में हमारे पास में इनके एलॉयज भी आते हैं। जैसे कि आपका स्टील एलॉय किसका है? आयरन कार्बन का है। ब्रास कॉपर जिंक का है। ब्रॉन्ज कॉपर टीन का है। स्टेनलेस स्टील आ जाएगा जिसमें क्रोमियम और ऐड कर देंगे स्टील के साथ में। और डोलोमीन है, सोल्डर्स हैं, नाइक्रोम है। तो डिफरेंट तरह के ये हमारे पास में क्या है? एलॉयज हैं, जिनकी हमें स्टडी करनी है इस सिलेबस के अंदर। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो सिंपली मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखने में शाइनी आपके होते हैं और ये मेलेबल होते हैं। मतलब इनके अगर आप फोर्स लगाते हैं तो ये इन शीट्स में कन्वर्ट आपके हो जाते हैं। डक्टाइल इनका नेचर होता है, मतलब खींचने की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, जिसको आप वायर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। फ्री इलेक्ट्रॉन माफ कीजिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनमें आप इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट करा सकते हैं। साथ साथ में जो आपका कंडक्शन होता है हीट का कंडक्शन होता है वो भी आप आसानी से करा सकते हैं। तो गुड कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, और जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए अच्छे कंडक्टर होते हैं। डेंसिटी इनकी हाई होती है क्योंकि ये बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका जो माइक्रो स्ट्रक्चर बात करेंगे तो बहुत ही क्लोज आपका होता है, दोनों से रहते हैं। मतलब जब इसके ऊपर आप कोई फोर्स लगाते हैं, हल्का सा टच करते हैं, इसको रिंगिंग साउंड आपको देखने को नजर आता है। स्ट्रेंथ और हार्डनेस बहुत अच्छी होती है इनकी, और जनरली कोरोजन रेसिस्टेंस हमें देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं सिरेमिक्स और ग्लासेस की। तो सिरेमिक्स और ग्लासेस बेसिकली आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और नॉन मेटेलिक होते हैं दैट टिपिकली फॉर्म बाय हीटिंग और कूलिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल। तो डिफरेंट तरह के मिनरल्स हैं मेरे पास में, उनकी अगर आप क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं और बाद में कूल करते हैं, सो दैट बिकम ए सिरेमिक्स। और ये बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं और कंप्रेशन में होते ही हैं, और साथ साथ में ब्रिटलनेस इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ, जो भी आप पोट्री यूज करते हैं, जैसे चाय का कप हो गया हमारे पास में, टाइल्स होगी, वो हमारे क्या आते हैं? सिरेमिक्स में ही आते हैं। साइनीवेयर, सीमेंट जो आपका जिसमें बात कर रहा था वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ब्रिक्स है, एब्रेसिव है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स है, विंडो के ग्लासेस हो गए हमारे पास में, ऑप्टिकल लेंस आपके हो गए हैं, ग्लासवेयर, फाइबर ग्लास हो गए जो आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और सिरेमिक ग्लासेस ये हमारे पास में अवेलेबल हैं। प्रॉपर्टीज, हार्डनेस बहुत ज़्यादा इनकी हाई होती है और स्ट्रेंथ भी काफ़ी होती है। मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिलते हैं, जल्दी से मेल्ट नहीं होते, इसलिए आप इनको रिफ्रैक्टरी में यूज करते हैं। रिफ्रैक्टरी मतलब ऐसे मटेरियल्स जो आपके हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड करते हैं। आगे बात करते हैं, गुड इलेक्ट्रिकल और थर्मल इंसुलेशन शो करते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये आपका मेटल्स का अपोजिट है। ध्यान रखिए, गुड का मतलब ऐसा नहीं कि कंडक्टिविटी को कहा जा रहा है, इंसुलेशन की बात हो रही है। तो इंसुलेशन आपका अच्छा होता है इलेक्ट्रिकल और थर्मल में। अगर आप चाहते हो कि आप इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोड्यूस नहीं करनी है, ट्रांसफर नहीं करनी है, उसी तरह से आपका हीट है, हीट को आपको रोक के रखना है किसी रीजन के अंदर, तो साइड में हम क्या लगाते हैं? इंसुलेशन लगाते हैं। तो आप सिरेमिक और ग्लासेस का ही हम यूज करते हैं। ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा होती है, मतलब जैसे ही फोड़ लगा पीसेस में ब्रेकअप आपका हो जाता है। केमिकल इनर्टनेस होती है, और साथ साथ में ग्लासेस कैन ट्रांसपेरेंट भी हम बनाते हैं, इसलिए हम इसको लेंसेज में यूज करते हैं। और डायमेंशन ये स्टेबल आपके होते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर इनका मेल्टिंग पॉइंट है तो ये स्टेबल रहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज में। पॉलीमर्स की बात करें, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और मोनोमर्स कहे जाते हैं, मेड अप ऑफ रिपीटेड सब्सटेंस कॉल्ड मोनोमर्स। तो डिफरेंट तरह के मेरे पास में मोनोमर्स हैं, वो डिफरेंट सीरीज में आपके लगे होते हैं, दैट बिकम ए पॉलीमर। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के देखने में हमारे पास में आते हैं, जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलिस्टर हमारे पास में हो गया, नाइलॉन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास में दो तरह के आते हैं, इसमें हमारे पास नेचुरल भी आ जाते हैं और आर्टिफिशियल भी आपके आ जाते हैं। और हमारे पास में प्रोटीन्स हो गए, साइटिन हो गए, सेलुलोज हो गए, तो ये भी हमारे पास में एक तरह से पॉलीमर्स ही आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर आप टेंसाइल, इसको खींचने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा शो करते हैं। इलास्टिसिटी अच्छी होती है, इनको अगर खींचते हैं तो ज्यादा डिफॉर्मेशन ये शो करते हैं। एंड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है जनरली इनका बहुत ही हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। हार्डनेस, द रेजिस्टेंस ऑफ पॉलीमर्स, इंडेंटेशन ऑफ स्क्रैचिंग का ही इंडेंटेशन का आपका विरोध शो करते हैं। कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, पर जनरली हमारे पास में इंसुलेटर आपके होते ही हैं।
थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। क्रिस्टलिनिटी हम देखते हैं डिग्री ऑफ विच पॉलीमर चेन्स आर अरेंज इन एन ऑर्डर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास में क्रिस्टलिनिटी को शो करता है, तो ये इसके अंदर देखने को हमें मिलती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका काफ़ी ज़्यादा आपका होता है। आगे बात करते हैं कंपोजिट्स की, जो जैसे नाम से है कंपोजिट, तो डिफरेंट तरह के हमारे पास में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, पॉलीमर्स की हमने बात की, सिरेमिक और ग्लासेस की बात करी। अगर मैं किसी मटेरियल को या किसी पार्ट को ऐसे बना रहा हूँ जिसमें डिफरेंट तरह के मटेरियल्स मैंने ऐड कर रखे हैं एक साथ में साइमल्टेनियसली, जैसे कि आप पेन देख सकते हैं, तो यहाँ पे प्लास्टिक भी है, पीछे आपका एक रबड़ का लगा हुआ है, अंदर एक मान लीजिए कोई आपकी रोड है, सो दैट इज अ डिफरेंट तरह का कंपोजिट, क्योंकि इसके अंदर आपका मेटल्स भी देखने को मिल गया आपको, पॉलीमर्स भी देखने को मिल गया आपको, और हमारे पास में ग्लासेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के हमारे पास में क्या होता है, टू और डिफरेंट तरह के मटेरियल्स को अगर आप ऐड करते हैं दैट बिकम ए कंपोजिट। जैसे कि आपके पिलर्स होते हैं, बीम्स होते हैं घरों में, सो दीज आर सिंपली कंपोजिट्स। तो रेनफोर्स कंक्रीट है, फाइबर ग्लासेस की मैं बात करूं, और बोन्स जो हमारे नेचुरली कंडीशन में बोन है, तो बोन भी हमारे पास में एक तरह से कंपोजिट ही आते हैं। तो स्ट्रेंथ और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हाई होगी, लाइट वेट होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, इंपैक्ट रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोरोजन और केमिकल रेजिस्टेंस आपके होते हैं, क्योंकि आपने मिलाया है उन मटेरियल्स को है ताकि आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मिल जाए। कुछ प्रॉपर्टी, जैसे मैं कंक्रीट की ही बात करूँ, तो कंक्रीट आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रखता है, और आपकी जो आयरन की रोड है या स्टील रोड है वो आपकी टेंसाइल रोड रखती है। अच्छा, तो इसलिए अगर मैंने कंक्रीट बनाया तो इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, कंप्रेसिव भी सहन करेगा आप, और साथ साथ में आपका टेंसाइल लोड या बेंडिंग लोड भी अभी आसानी से सहन कर सकता है। आगे बात करते हैं एडवांस मटेरियल। तो कुछ मटेरियल हमारे पास में ऐसे हैं जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, दीज कम्स इनटू द एडवांस मटेरियल, जिसमें हमारे पास में सेमीकंडक्टर्स आ जाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, गैलियम हमारे पास में हो गया। बायो मटेरियल्स वे मटेरियल्स होते हैं जो कि बॉडी में मान लीजिए कोई पार्ट आपका काम करना बंद कर देता है, बॉडी का ऑर्गन कोई काम करना बंद कर देता है, तो वहां पे हमें उसे इम्प्लांट कर देते हैं, मतलब आर्टिफिशियली सेम ऑर्गन आपने इम्प्लांट कर दिया। आपको कहाँ मान लीजिए कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो वहां पे आपने कुछ रोड्स आप वहां पे लगा देते हैं डिफरेंट स्क्रूज कंडीशंस में, सो दैट बिकम ए बायोमटेरियल्स। तो इसमें कंडीशन ये है कि वो आपका टॉक्सिक, सबसे इंपॉर्टेंट है कि टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक होगा तो वो आपके साइड के जो टिश्यूज हैं या साइज के जो सेल्स हैं, आपके जो नेचुरल सेल्स हैं, बायो सेल्स हैं, जो बॉडी के पार्ट हैं, उनको वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो बायो मटेरियल्स हमारे पास में स्मार्ट और इंटेलिजेंस मटेरियल जो आपके सराउंडिंग को सेंस कर सके। जैसे इस समय हमारी जो एज चल रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्म में चल रही है, इसलिए हमारे पास में स्मार्ट मटेरियल्स की होना जरूरी है, ताकि मान लीजिए कोई आप आर्म का ग्रिपर है या फिर आर्म कोई एक कंडीशन है जो आपका मैनिपुलेट कर रहा है सराउंडिंग को चेक कर रहा है, उस कंडीशन में हमारे पास में मटेरियल ऑलरेडी सेंस करके आपको कुछ सिग्नल दे, सो दैट बिकम ए स्मार्ट और इंटेलिजेंस मटेरियल्स हमारे पास है। जो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो गए, ऑप्टिकल फाइबर्स हो गए, इलेक्ट्रोरियोलॉजिकल हो गए, मैग्नेटोरियोलॉजिकल फ्लूइड्स हो गए, मैग्नेटोस्ट्रक्टिव मटेरियल्स हो गए, तो डिफरेंट तरह के हमारे पास में स्मार्ट और इंटेलिजेंट मटेरियल्स है जो कि सराउंडिंग को सेंस करने की एबिलिटी रखते हैं, मतलब आपका सेंसर्स की तरह काम करते हैं, साथ साथ में कुछ ना कुछ सिग्नल आपको प्रोवाइड कराते हैं। नैनो इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इनकी जो मात्रा होती है बहुत ही कम होती है, मतलब कि आपका जो साइज है वो नैनोमीटर्स में होता है। मतलब आपको डिजाइन करना, मान लीजिए आपको इंजन, जैसे आपको बाइक या कार में आप देखते हैं इंजन, उस इंजन को हम डेवलप कर रहे हैं किस लेवल पर, नैनोमीटर लेवल पर। मैं कह दूं आपसे कि आपको 100 नैनोमीटर डाया लेना है, तो 100 नैनोमीटर डाया के अंदर फिर पिस्टन भी लगानी है और वहाँ पे कनेक्टिंग रोड भी लगानी है, तो दैट बिकम ए नैनो इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो उनको भी हम स्टडी करते हैं, उनके ऊपर भी वर्क हो रहा है ताकि आपका कुछ डेवलपमेंट ज़्यादा लेवल पे आप देख सके। आगे बात करते हैं, अब बात कर रहे हैं हम क्रिस्टलोग्राफी की। तो क्रिस्टलोग्राफी सिंपली होता क्या है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। इट इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स एंड एक्सरे डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टल हैबिट एंड प्रॉपर्टी, शेप एंड डिफेक्ट। मतलब कि हमें पूरा क्रिस्टल की स्टडी करनी है। क्रिस्टल आपका जो होता है वो सिंपली सबसे छोटा पार्ट होता है जो कि पूरे मटेरियल को बनाता है। जैसे आप सिंपली किसी घर की बात करें तो घर में अगर मेरे पास में ईंट है, कोई मेरे पास में एक ब्रिक है, सो ब्रिक बिकम्स ए क्रिस्टल। उसको मैं क्या कहूंगा, वो क्रिस्टल है। उसी का रिपीटेशन आप पूरे घर में आप देख सकते हैं। तो हो सकता है उसके में और तरह के मटेरियल्स भी हमारे पास में हो, यस होगा, पर सिंपली आपका जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा जो कि पूरे आइडेंटिफाई कर रहा है, आपके डिफाइन कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, सो दैट बिकम ए, पूरे जो आपके मटेरियल को डिफाइन कर दैट बिकम ए क्रिस्टल, सो दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल। उसकी जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। अगर ये क्रिस्टल की स्टडी हम कर रहे हैं किसके माइक्रोस्ट्रक्चर की, मेटल्स के माइक्रोस्ट्रक्चर, मेटल है मेरे पास में जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, उनके माइक्रोस्ट्रक्चर की, उनके क्रिस्टल की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड मेटलोग्राफी। उसको मैं मेटलोग्राफी होते हैं। सॉलिड आपको मालूम ही है जिसके आपका एटम्स आर मोस्ट
क्लोजली पैक्ड, मतलब जो एटम्स है वो क्लोजली पैक्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है, जैसे मैं मेटल्स की मैं बात करता हूँ, पर अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, पर अपनी जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे कि आपने कोई घर बनाया, वो एक जगह स्थित है, उसी तरह से आप ये मान सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ए सॉलिड। इसमें हमारे पास में आपस में वंडरवाल्स जो हमारे पास में है उससे जुड़े हुए होते हैं, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं उनसे भी आप मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हो सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं क्रिस्टल की बात करूँ, क्रिस्टल के ऊपर दो तरह से स्टडी की जा सकती है, या तो आप उन्हें एटम की तरह मान लेते हैं, या फिर हम उन्हें मॉलिक्यूल्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो सिंपली एक मॉलिक्यूल्स को भी आप एज ए पॉइंट स्टडी कर सकते हैं, जब हम आगे बात करेंगे अभी, या फिर आपका जो एटम है उसको एक पॉइंट की तरह, उसको एक लैटिस पॉइंट की तरह हम स्टडी कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज इन ए रेगुलर और ऑर्डरली मैनर। जैसे मैं घर की बात करूं, मान लीजिए आप जहां से ईंटें खरीद के लेके आ रहे हैं वो ऐसे ही गिरी हुई है, मतलब ऐसी आपने यूज की, मतलब ऐसी आपने बनाई है और फिर आपने यूज करनी है। या फिर ऐसे मान लीजिए आपके पास में कोई घर था, पुराना घर था, उसको आपने तोड़ दिया है, तो अगर आप उसको तोड़ देंगे तो वो आपके बिखरी हुई ईंटें नजर आएंगी। सो दैट इज इरेगुलर मैनर। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं, आपका जो घर इस समय बना हुआ है उसमें जो ईंटों का अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से फुल्ली अरेंज कंडीशन में एक पैटर्न की फॉर्म में आपने लगाई हुई है। क्या कोई भी पैटर्न आपने यूज किया, वो पैटर्न आपका डिफरेंट हो सकता है, मान ली गोलाई में दिया है या सीधा लिया है आपने या एंगल पे लिया है, वो अलग अलग हो सकता है, बट आपकी जो कंडीशंस हैं वो आपकी क्या है, वो एक रेगुलर मैनर में फॉलो कर रही है, आपका रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। सो दैट बिकम ए क्रिस्टलाइन सॉलिड मेटल। तो ऐसे मेटल जिनमें आपके क्रिस्टल किसी मैनर में लगे हुए होते हैं, किसी अरेंजमेंट में लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड मेटल। जितने की जैसे कि मेटल्स है मेरे पास है, सिंपली जब सभी मेटल्स हमारे पास में आ जाएंगे, सिरेमिक मेटल्स हैं तो काफी सिरेमिक मेटल्स भी हैं जो इस तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड मेटल्स को शो करते हैं, और कुछ पॉलीमर्स भी हमारे पास में ऐसे होते हैं जो आपके सॉलिडिफिकेशन होने पर एक रेगुलर पैटर्न में वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स। आगे बात करते हैं मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वे सॉलिड जो कि मेटल्स हैं और साथ साथ में आपके एक अरेंजमेंट को शो कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट को शो कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इन द मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसमें हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनडायरेक्शनल। ये आपके इनडायरेक्शनल होते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टीज होती है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि अरेंजमेंट आपका एक जैसा रहता है। तो इसलिए आप किसी भी तरफ से अगर प्रॉपर्टीज को चेक कर, जैसे स्ट्रेंथ की बात करूं तो लगभग सभी डायरेक्शन में वो हमारे पास में सेम देखने को मिलती हैं। शॉर्ट होते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये बनाते हैं। हाई डेंसिटी होगी इसलिए क्योंकि आपका क्लोज रहेंगे, और साथ में स्ट्रेंथ ज्यादा होंगी क्योंकि बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तो बेसिकली जो स्ट्रेंथ है किसी मटेरियल की वो कहाँ से आ रही है, वो उसके इंडिविजुअल पार्ट से ही तो आ रही है, तो पार्ट पे हमें देखने को मिलती है। डक्टिलिटी अच्छी शो करी, कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है, रिफ्लेक्शन भी इनको देखने को हमें मिलता है। एग्जांपल्स में अगर बात करूं तो मेरे पास में डिफरेंट तरह के मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं, तो स्ट्रक्चर अभी मैं आगे बात करूंगा इनके ऊपर, बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी के। तो बीसीसी आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक, एफसीसी आपका फेस सेंटर क्यूबिक, एचसीपी आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक आपके। तो जैसे मैं बात करूं क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम और टंगस्टन और टेलोनियम, तो ये हमारे पास में बीसीसी स्ट्रक्चर शो करते हैं। कॉपर, निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, लेड और सिल्वर आपका ये हमारे पास में एफसीसी स्ट्रक्चर शो करते हैं। इसी तरह से हमारे पास में कैडमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, जिर्कोनियम और आपका जिंक, ये हमारे पास में जो अवेलेबल है, ये आपका एससीपी स्ट्रक्चर शो करते हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आप नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नॉन मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें अरेंजमेंट आपका देखने को नहीं मिलेगा, तो जिनका अरेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, क्रिस्टलाइन आपका किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, सो दैट बिकम ए नॉन मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो जैसे कि हमारे पास में है, हमारे पास में एग्जांपल्स हमारे पास में क्रिस्टलाइन कार्बन जो हमारे पास में आ गया, क्रिस्टलाइन प्लास्टिक पॉलीमर्स जो आ गए, ये नॉन मेटलिक की टर्म में आ गए, मतलब हमारे पास में स्ट्रक्चर जो है वो आपका पैटर्न के रूप में ही है, पर ये आपके मेटल्स नहीं है। सो दीज आर सिंपली डायरेक्शनल, ये हमारे पास में डायरेक्शनल आपके होते हैं, लॉन्ग बॉन्ड आपके शो करते हैं, डेंसिटी इनकी कम होती है क्योंकि आपके जो मेटल्स के जो एटम्स है वो थोड़ा दूर दूर आपके होते हैं, ब्रिटलनेस शो करते हैं, और कंडक्टिविटी इनकी बहुत ही कम, ना के बराबर आपकी होती है। सिंगल क्रिस्टल सॉलिड्स की बात करते हो, सिंगल क्रिस्टल का मतलब केवल एक क्रिस्टल से नहीं होगा, मतलब एक ही तरह के क्रिस्टल से होता है, मतलब यहाँ पे जो क्रिस्टल हमारे पास में अवेलेबल है वो एक ही क्रिस्टल या एक ही आपके जो क्रिस्टल है उसी से बने हुए हैं। जैसे आप मान लीजिए मेरे पास में कोई एक वाल है, उस वाल के अंदर जो मैंने ईंटें ली हुई हैं वो एक ही साइज की ली गई हैं, जनरली हम जो लेते ही हैं। सो दैट बिकम ए सिंगल क्रिस्टल सॉलिड, हम सिंगल क्रिस्टल सॉलिड बोलते हैं। जनरली हमारे पास में गार्नेट आपका एक एग्जांपल है जो कि प्योरली आपका क्या शो करता है, सिंगल क्रिस्टल सॉलिड को शो करता है। एप्लीकेशन उसका कहाँ हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो सर्किट्स में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आगे बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड की। जैसे मैं बात कर रहा था, हमारे पास में जो अवेलेबिलिटी होती है क्रिस्टल्स की वो डिफरेंट की होती है। जैसे मैं पीछे की बात करूँ तो मेरे पास में
जो स्ट्रक्चर थे बीसीसी, एफसीसी और एससीपी थे। तो एक ही मेडल के अंदर आपके ये नहीं कि सारा आपका बीसीसी होगा, एफसीसी भी आपका हो सकता है, एससी भी आपका हो सकता है। तो कुछ पोर्शन तक हमारा एक ही तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, कुछ दूसरी तरफ का हमारा दूसरी तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं हमारे पास में जो रूम्स है उसमें 4 वाल्स हैं, तो डिफरेंट तरह की वाल्स जो है, डिफरेंट साइड्स की जो वाल्स हैं वो डिफरेंट तरह की ब्रिक्स से बनी हुई है। सो दैट बिकम ए पॉलीक्रिस्टलाइन, उनको हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जैसे कि हमारे पास में जनरली मेटल्स जो होते हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स को शो करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनकी डिपेंड करती हैं क्रिस्टल के ऊपर, अरेंजमेंट कैसा है उनका, साथ साथ में इंटरफेरेंस कैसा है दोनों के बीच में। इंटरफेरेंस का मतलब होगा जहां पे दो क्रिस्टल आपस में मिक्स होते हैं, जहां पे मिल रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन कैसा है उनका। और ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर, यहाँ पे आपका ये ग्रेन बाउंड्रीज, इट इज ए ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर, ग्रेन बाउंड्रीज वही बाउंड्रीज हैं जहां पे आपके दो क्रिस्टल मिल जाए, और सिंपली क्रिस्टल को हमने क्या बोला है, ग्रेन बोला है। तो ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर वो किस तरह की प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। इंप्योरिटीज ये भी डिपेंड करता है, आगे भी इसी वीडियो में देखेंगे इंप्योरिटीज के ऊपर भी। तो इंप्योरिटीज आपकी कैसे डिपेंड कर रही हैं, कैसा इफेक्ट डाल रही हैं आपके क्रिस्टल के ऊपर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। आगे बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। तो नॉन क्रिस्टलाइन जिसको आप एमोर्फस मटेरियल्स भी बोलते हैं, ये वो मटेरियल्स आपके होंगे जो आपका सेम पैटर्न को शो नहीं करेगा। अभी पीछे में देखा है मेटेलिक नॉन मेटेलिक में डिवाइड किया था क्रिस्टलाइन को, अब हम बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन की। तो इनको आप एमोर्फस सॉलिड्स भी बोलते हैं। एग्जांपल हमारे पास है ग्लास होगा, प्लास्टिक, पॉलीमर्स, रबर, सिलिका जो हमारे पास में, ये सब क्या शो करते हैं, ये हमारे पास में एमोर्फस सॉलिड्स की फॉर्म है। और इसका मतलब ये कि आपके जो क्रिस्टल है प्योरली अरेंजमेंट शो नहीं करता, वो डिफरेंट अरेंजमेंट शो करता है। आइसोट्रोपिक की टर्म आ रहती है यहाँ पे। आइसोट्रोपिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं विच मेजर प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मेजरमेंट। जैसे कि हमने देखा था मेटल्स में वो इनडायरेक्शनल था, इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी डायरेक्शन में आप चेक कीजिएगा प्रॉपर्टी को, किसी भी प्रॉपर्टी को, तो लगभग वो आपके सेम ही आती है। लगभग इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर मटेरियल भी आपका थोड़ा बहुत वेरिएशन आपका शो कर सकता है, इसलिए पर आपको अप्रोक्स वैल्यू लगभग सेम नजर आती है। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल्स होते हैं जो सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास में सिंपली मेटल्स, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, ग्लास हो गए, कुछ पॉलीमर्स जैसे पॉलीथीन हो गया और एक्रेलिक हो गया। तो ये डिफरेंट तरह के मेरे पास में मटेरियल्स हैं जिनको आप यूज करते हैं। एक्रेलिक है, इसको हम जनरली यूज करते हैं 3D प्रिंटिंग में, इसको यूज किया जाता है बहुत, आजकल हम इसको यूज कर रहे हैं। एनाइसोट्रोपिक मटेरियल्स वे मटेरियल्स होंगे जो कि आपके डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। दीज आर कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। और इन पे सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपकी सिमेट्री बढ़ती है, सिमेट्री बढ़ने से आपका एनाइसोट्रोपी आपकी इंक्रीज होगी। उसी तरह से हम देख सकते हैं डिग्री ऑफ एनाइसोट्रोपी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द स्ट्रक्चर सिमेट्री। सिमेट्री जितनी भी आप कम करेंगे तो एनाइसोट्रोपी आपकी उतनी बढ़ती है। मतलब दोनों ही रिवर्स है, एनाइसोट्रोपी जो है और साथ साथ में सिमेट्री जो है। सिमेट्री और एनाइसोट्रोपी दोनों आपकी विपरीत टर्म में, दोनों ही आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी सिमेट्री बढ़ेगी तो एनाइसोट्रोपी आपकी कम हो जाएगी। आगे बात करें एलोट्रोपिक मटेरियल, तो इसी तरह से 3 टर्म आगे मेरे पास में। एक हमने आइसोट्रोपी देखा जो सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, एनाइसोट्रोपी जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और एलोट्रोपिक मटेरियल्स वे मटेरियल्स होंगे जो कि पॉलीमॉर्फस भी बोलते हैं, विच मटेरियल शोज 2 और मोर क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे मैं बात करूं आयरन की, तो सिंपली हमें पता है आयरन है, पर आयरन का स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होता है। सिंपली हम बात करें तो रूम टेम्परेचर वो आपका बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप अल्फा फेराइड की फॉर्म में देखते हैं। जब माइक्रो स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे हम उसमें आप समझ लेंगे ना इस चीज को। और अल्फा फेराइड की फॉर्म हमारा सिंपली बीसीसी होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर रहेगा। पर जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते लगभग 910 के आसपास टेम्परेचर आता है, जो कि आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास रहता है आयरन के केस में, तो वो आपका गामा में चेंज होता है, जिसको आप ऑस्नाइड बोलते हैं, वो एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में फिर आपका 1147 या फिर आपका लगभग 1400 के आसपास का जो टेम्परेचर है, उसके बाद वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है डेल्टा फेराइट के अंदर, जिसको आप बोलते हैं फिर दोबारा से वो बीसीसी मिलता है। मतलब पहले आपका बीसीसी मिलेगा, उसके बाद एफसीसी, फिर बीसीसी। मतलब ये मटेरियल हमारे पास में एक ही है, पर जो आपका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट शो कर रहा है। तो इसी तरह से इन मटेरियल को हम बोलते हैं एलोट्रोपिक। जैसे कि हमारे पास में बात करें तो टीन है मेरे पास में, तो टीन भी हमारे पास में जो अवेलेबल है वो भी 2 तरह से, ग्रे टीन है और आपका व्हाइट टीन है। ये भी अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। अब बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफी की। तो क्रिस्टलोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास में। क्रिस्टलोग्राफी का मतलब है डिफाइन ए ब्रांच विद साइंस विद डील विद द क्रिस्टल फॉर्मेशन। कैसे हमने फॉर्मेशन किया है जो हम स्टडी करनी है क्रिस्टल की, सो दैट इज का क्रिस्टलोग्राफी। इसमें बहुत सारी टर्म्स आती हैं। जैसे मैं बात करूँ क्रिस्टल क्या होता है, तो क्रिस्टल इज ए सॉलिड विच कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज इन ए सिमेट्रिक ज्योमेट्रिक पैटर्न। तो मेरे पास में एक अरेंज है, एक पहले से डिफाइन मेरे पास में जो अरेंजमेंट है एटम्स का, जो सॉलिडिफिकेशन होने के बाद मुझे देखने को मिलेगा, सो दैट इज कॉल्ड ए क्रिस्टल। तो वो सिंपली जो आपका सबसे छोटा पार्ट है जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिला है, सो दैट इज कॉल्ड ए क्रिस्टल। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये आपको एक क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। जब क्यूबिक का मतलब रियल में जैसे मैंने आपको बॉक्सेस बना के दिखाए थे, बॉक्सेस रियल में होते नहीं, वो इमेजिनरी है, बट यहाँ पे जो मैंने सर्कल शो किए इस तरह से आपका अरेंजमेंट होगा। मतलब एटम्स जो है वो रेगुलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं, रिपीटेशन हमें देखने को मिलता है। तो वो जो रिपीटेशन का सबसे छोटा पार्ट है जो रिपीट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड ए क्रिस्टल। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिस तरह से वो बना हुआ है दैट इज कॉल्ड ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरह से अरेंजमेंट है, सो दैट इज कॉल्ड ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल, ये हम मानते हैं देखो रियल में हमारे पास में जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में डिफरेंट तरह के बॉन्ड से वो मिला है। बॉन्ड्स तो क्या है, वो आपका आयनिक बॉन्ड हो सकता है, क्या आपका वो मेटेलिक बॉन्ड आपका हो सकता है, डिफरेंट तरह के आपके हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड आपके हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, वंडरवाल बॉन्ड्स होते हैं। तो डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स रियल में होते हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पर हम ये मानते हैं कि जब वो आपस में मिले हुए हैं तो उनको आप पूरी तरह से एटम को पूरे एक स्फीयर के रूप में क्रिएट करते हो, पर रियल में ऐसा होता नहीं है। वहां पे बेसिकली क्या है, हमारे पास में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आपकी जो कक्षा है उसमें वो घूमता रहता है, बाहर की जो ऑर्बिटल है वहां पे आपको घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। पर हम इसको एज ए स्टडी करते हैं एज ए स्फीयर मान के, मतलब जैसे आप डिफरेंट तरह की बॉल्स हैं वो किसी बॉक्स के अंदर रखी हुई है, आप इस तरह से स्टडी करते हैं। तो हमें जो इंजीनियरिंग में स्टडी करनी है, मेटल इंजीनियरिंग में स्टडी करनी है, हम ये मानते हैं कि हमारे पास में जो एटम्स हैं या फिर मेरे पास में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्फीयर बना रहे हैं, वो दैट बिकम ए स्फीयर। और वे स्फीयर क्या है, वो आपस में टच कर रहे हैं, पर रियल में ऐसा होता नहीं, पर यहाँ पे मान रहे हैं कि वो आपस में टच करे, सो दैट बिकम ए एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल। बेसिकली आपके जो स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, जो आपका क्रिस्टल की स्टडी करनी है, उसके लिए एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनकी स्टडी करने के लिए हमने ऐसा किया है। Space lattice is a 3D array of imaginary points in which each point has identical surrounding forming crystal structure, or and that point an atom can be found। तो सिंपली ये है कि आपका जो अरेंजमेंट है, जहां पे मुझे एटम को रखना है, जहां पे मुझे एटम को लगाना है, वे पॉइंट्स जो हैं सिंपली, और उन पॉइंट्स से मिलके जो आपका एक एरे बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने कोई क्या बनाया हुआ है, आपने कोई लगाना है, टेंट लगाना है, तो टेंट लगाने से पहले आपने क्या किया, कुछ रोड्स आपने डाली है, तो रोड्स वर्टिकली लगाई है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लगाई है, जैसे आप टेंट लगाते हैं, तो वे जो रोड्स आपने लगाई है दैट बिकम ए स्पेस लेटिस, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस लेटिस। तो सिंपली स्पेस लेटिस, इस लेटिस है मैंने बनाया है, तो उसकी लेंथ होगी, कुछ हाइट होगी, कुछ एंगल होगा, तो वे जो अरेंजमेंट होगा, सो दैट इज कॉल्ड लेटिस पैरामीटर। तो सिंपली हमारे पास में लेंथ इसमें आ जाएंगी जिसको आप इंटरसेप्ट बोलते हैं, और हमारे पास में एंगल्स आ जाएंगे जिनको आप इंटरफेशियल एंगल्स हम बोलते हैं। तो डिफरेंट तरह के जो मेरे पास में स्ट्रक्चर, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास में बना हुआ एक बॉक्स जो कि क्यूबिक स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, क्यूबिक आपका लेटिस को शो कर रहा है, इसमें डिफरेंट एंगल्स हैं और साथ साथ में डिफरेंट डिस्टेंस है। ए बी सी आपकी लेंथ आप समझ लीजिए, जिनको आप इंटरसेप्ट बोल रहे हैं, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, कट कर रही है, और आपका जो एंगल है अल्फा और बीटा और गामा, तो 3 एंगल हो गए और 3 हमारे पास में इंटरसेप्ट हो गई, सो दैट इज कॉल्ड ए लेटिस पैरामीटर्स। तो एटॉमिक प्लेन्स और क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स, दीज आर द प्लेन्स अलोंग विच एटम्स आर अरेंज्ड, जिन प्लेन्स के अलोंग आपका अरेंजमेंट देखने को मिलता है, सो दीज आर कॉल्ड एटॉमिक प्लेन्स। यूनिट सेल की बात करते हैं, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर व्हिच कैन जनरेट द एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाने की, जैसे मैं बात कर रहा था ब्रिक की, तो ब्रिक जो आपका होगा दैट इज से यूनिट सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप अरेंजमेंट में देख सकते हैं, यहाँ पे एक रिपीटेशन भी दिखाया हुआ है मैंने, जो डिफरेंट एक्सिस में आप देख सकते हैं। रिपीटेशन किसका हो रहा है, इसी एक सिंगल सेल का हो रहा है, सो दैट इज ए कॉल्ड ए यूनिट सेल, को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। आगे बात करते हैं लेटिस पैरामीटर्स। तो लेटिस पैरामीटर हमने बात कर ली है, 3 हमारे पास में होंगे। एटॉमिक प्लेन्स की बात होगी, यूनिट सेल, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूनिट सेल क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे डिफरेंट तरह के फेजेस भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप ए बी सी जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड द लेंथ, अल्फा बीटा गामा, ये हमारे पास में एंगल्स होंगे। डिफरेंट एंगल्स भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, डिफरेंट एक्सिस भी देख रहे होंगे, और साथ में जो यहाँ पे हैचिंग करके मैंने डिफरेंट तरह के प्लेन दिखाए हैं, दीज आर कॉल्ड द एटॉमिक प्लेन्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक प्लेन्स हम बोलते हैं। प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशन आती है। बेसिकली सिंपल यूनिट सेल, इफ ए यूनिट सेल कंटेन्स लैटिस पॉइंट ओनली एट इट्स कॉर्नर, केवल कॉर्नर पे हमारे पास में लैटिस पॉइंट है, तो दैट इज कॉल्ड ए प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। तो उसको हम प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल को शो कर, जिसमें इन बिटवीन आपने देखने को नहीं मिल रहे, केवल कॉर्नर पे ही आपके पॉइंट लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, और वहां भी आपका एटम हो सकता है। तो क्रिस्टल सिस्टम की बात करें, दीज आर द डिफरेंट यूनिट सेल ज्योमेट्री रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पैरामीटर्स। तो लैटिस पैरामीटर्स मेरे जैसे बात की ए बी सी है और अल्फा बीटा गामा है, तो मेरे पास में 6 हैं, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए, जैसे आपका ए बी सी बराबर कर दे, बी सी बराबर कर दे, एंगल्स को बराबर कर दे, तो मेरे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है।
तो उन स्ट्रक्चर को हम सिंपली क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। तो देयर आर 7 डिस्टिंक्ट क्रिस्टल सिस्टम। तो बेसिकली हमारे पास में 7 डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, जो आपके एग्जैक्टली 7 है, तो क्रिस्टल सिस्टम में देखने को मिलते हैं, जो हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, डिफरेंट तरह के मेटल्स के स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये 7 कौन कौन से मेरे पास में, जैसे आप देख सकते हैं, पहला हमारे पास में क्या है, दैट इज क्यूबिक। ये हमारे पास में क्या है, क्यूबिक स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। सेकंड हमारे पास में हेक्सागोनल है, जो कि एससीपी है। डिफरेंट जो लेंथ है और इंटरेस्टेड एंगल्स हैं, उनके बीच में यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। रोम्बोहेड्रल है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्रायंगलिक। तो डिफरेंट तरह के जो हमारे पास में क्रिस्टल सिस्टम है, जिसका अरेंजमेंट आपको देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा की डिफरेंट वैल्यूज के हिसाब से। डायग्राम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सिंपली क्या बनाते हैं, क्यूब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे एक हेक्सागोन बना हुआ है, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के आपको जैसे रेक्टेंगल को क्यूबॉइड है, तो वो भी आपको एक तरह से क्या है, टेट्रागोनल की फॉर्म शो करता है। तो डिफरेंट तरह की जो अल्फा बीटा गामा है और आपके पास में एबीसी हैं, जो आपके क्रिस्टल पैरामीटर्स हैं, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बेसिकली हमारे पास में ये 7 क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं ब्रेवियस लैटिस की। तो ब्रेवियस लैटिस बेसिकली होता क्या है, अभी तक हमने देखा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, अब उस स्ट्रक्चर में एटम्स को कैसे अरेंजमेंट हम करते हैं। अगर मान लीजिए अरेंजमेंट जैसे हमने देखा यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेट में केवल कॉर्नर के ऊपर हमने रखना है, पर अगर मान लीजिए कॉर्नर के ऊपर ना रख के मैं इन बिटवीन भी रख देता हूं, तो मेरे पास में एक अलग तरह से का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, अलग तरह का क्रिस्टल देखने को मिलेगा। तो उस तरह से अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास में ब्रेवियस लैटिस आती है। तो ब्रेवियस लैटिस बेसिकली हमारे पास में 14 स्टैंडर्ड स्पेस लैटिस होते हैं टू डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल, जो लगभग सभी अरेंजमेंट को शो करता है। एग्जांपल में जैसे मैं बात करता हूं सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक में पॉइंट्स जो मेरे पास में होते हैं 8 होते हैं, मतलब 8 जो आपके कॉर्नर है उन्हीं के ऊपर यहाँ पे पॉइंट में देखने को मिला है। बीसीसी में हमारे पास में बॉडी के सेंटर में और आ जाएगा, जैसे कि बेसिकली हम बात करें तो 8 तो हमारे कॉर्नर में है और एक मैंने सेंटर में और अरेंजमेंट कर दिया है। ध्यान रखिएगा, जब मैंने सेंटर में अरेंजमेंट किया है तो अरेंजमेंट होने के बाद ऐसा नहीं कि आपके जो कॉर्नर वाले हैं वो आपस में क्या मिल रहे हो अभी भी, क्योंकि पहले तो मिले हुए थे, पर जैसे बीच में रखेंगे तो अब आपको बीच वाले से मिलने लगेंगे। तो स्ट्रक्चर जो अब आपका बन जाएगा वो हमारे पास में बीसीसी बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर। पॉइंट कितने होंगे हमारे पास में, जो सिंपली आपको एटम को संख्या ही बताएगा, वो हमारे पास में एक और बढ़ जाएगा, जो सेंटर में है तो इसमें 9। ध्यान रखिएगा, इस तरह से डायमीटर कम हो जाएगा। तो अगर मैंने बीसीसी की बात की तो बीसीसी और सिंपल क्यूबिक की बात की, तो सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स हैं कॉर्नर के ऊपर वो आपस में मिले हुए हैं, पर जैसे ही आप सेंटर में रखेंगे तो थोड़ा सा दूर हो जाएंगे तो डायमीटर कम हो जाएगा। तो ये चीज हम यहाँ पे देखते हुए एफसीसी 14 है हमारे पास में, जिसमें हमारे पास डिफरेंट फेसेस पे देखने को मिलते हैं। तो फेसेस हमारे पास, आप रूम की बात करें तो फेसेस हमारे पास में कितने हैं, देयर आर 6 फेसेस। तो 6 हमारे पास में फेसेस आ जाएंगे और 8 मेरे पास में कॉर्नर में है, तो टोटल हमारे पास में 14 देखने को मिलते हैं। ऐसी बात करते हैं फेस सेंटर हेक्सागोनल भी हमारा हो जाता है, ऐसे आपका बॉडी सेंटर आपका हेक्सागोनल भी आपका हो जाएगा। तो ये डिफरेंट तरह के हमारे पास में कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं तो ये हमारे पास में टोटली कितने होते हैं, ब्रेवियस लैटिस हमारे पास में बेसिकली 14 देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 14 की 14 आप यहाँ पे नाम देख रहे होंगे। हमें जो स्टडी करना है वो हमें जो करना है एससीपी करना है, एंड हमारे पास में जो एफसीसी है, बीसीसी है और सिंपल क्यूबिक। तो बेसिकली हम 4 यूज करेंगे, सिंपल क्यूबिक है और बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा, और हमारे पास में फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा, और एक हमारे पास में होता है एससीपी, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है पर आपका होता है, दैट इज क्लोज्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। तो आपका क्लोज्ड पैक जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं एससीपी है, उसी से हम यहाँ पे बनाते हैं। ऐड क्या करते हैं, इन बिटवीन हम यहाँ पे 3 जो एटम्स है उनको ऐड कर देते हैं। अभी स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा वहां पे मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे बात करते हैं एटम्स इन यूनिट सेल। तो किसी यूनिट सेल में कितने एटम होंगे कैसे पता लगेगा। मान लीजिए मेरे पास में कोई एटम है, वो किसी प्लेन में है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे स्क्रीन के मिडिल में रखा हुआ है, तो उसका जाहिर सी बात है आधा पार्ट आपका बाहर होगा, आधा पार्ट इस स्क्रीन के पीछे की तरफ होगा। इसका मतलब इसका जो अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट वो 2 तरह से बटा हुआ होगा। शेयरिंग जो होगी वो दो क्रिस्टल में होगी। एक क्रिस्टल तो ये है जो स्क्रीन के सामने वाला है, और एक क्रिस्टल जो होगा वो इस स्क्रीन के पीछे वाला है। तो वहां पे शेयरिंग कितनी होगी, 2 की। इसी तरह कोई अगर मेरे पास में कॉर्नर में है तो कॉर्नर पे जो मैच कर रहे होंगे क्रिस्टल वो 4 तो हमारे पास में नीचे होंगे, 4 ही ऊपर रहेंगे। तो टोटल हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो 8 में शेयरिंग हुई, तो जितने में शेयरिंग है उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे यूनिट सेल के अंदर, कितने होंगे जितने उसके शेयरिंग का पार्ट आ रहा है उन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो अगर मेरे पास में कोई अंदर है तो अंदर तो पूरा का पूरा रहेगा, दैट इज एन इंटीरियर। उसके बाद में मेरे पास में मान लीजिए कोई यहाँ पे फेस के ऊपर है, तो फेस अपॉन टू वो 2 पार्ट में 2 क्रिस्टल को शेयरिंग करेगा। और अगर कोई मेरे पास में कॉर्नर में है, किसमें, कॉर्नर में है, तो वो 8 में शेयरिंग करेगा। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। इनको जब वैल्यू आएगी दैट बिकम ए एटम्स इन ए यूनिट सेल। डेंसिटी का सिंपली फॉर्मूला हमारे पास में होता है N कैपिटल A अपॉन VC NA,
जो कि हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम जो सिंपली है उसी के रूप में ही हमारे पास में देखने को मिलता है। जहाँ पे n क्या है, स्मॉल n हमारे पास में शो करता है नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे जो ऊपर आपने निकाला नंबर ऑफ एटम्स है, ये हमारे पास में क्या शो कर रहा है, n को शो कर रहा है। ये हमारे पास में एटॉमिक वेट है जो किसी एक एटम का वेट शो करता है। तो देख जाहिर सी बात है, ये क्या आ गया, m आ गया मेरे पास में, क्या आ गया, मास आ गया। और नंबर ऑफ Vc क्या होगा, Vc इज आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितनी बड़ी है, एक छोटी सी यूनिट जो है वो कितनी बड़ी है। और फिर आपका Na जो है आपका दैट इज एवोगैड्रो नंबर, जो कि आपको शो कर रहा है कि टोटल हमारे पास में कितने एटम्स को शो कर रहा है। तो दैट इज योर डेंसिटी कंप्यूटेशन फॉर्मूला। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वह अगर हम इसकी स्टडी करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन से, तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर की जो स्टडी कहलाती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। तो पीछे हमने देखा डिफरेंट तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, उनमें से हमें देखने को कोई ना कोई सा मिलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ये शो करता है नियरेस्ट एटम्स कितने हैं, जो कि आपके डायरेक्टली सराउंडिंग को शो करते हैं। तो किसी भी सराउंडिंग के अंदर जो नियरेस्ट एटम होंगे दैट इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है आपके एग्जाम में। इट इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ द एटम इन यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो हमारा जो एटम का वॉल्यूम, सिंपली एटम का वॉल्यूम डिवाइड बाई सेल का वॉल्यूम, सो दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। और ये आगे जाके डेंसिटी को डिफाइन करता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल की अगर बात हो तो बेसिकली हमारे पास में लेटिस स्ट्रक्चर था। लेटिस स्ट्रक्चर में अगर आप बेसिस को ऐड करें, बेसिस का मतलब जो भी आपने एटम है उन्हें आप रख दें वहां पे, सो दैट बिकम ए क्रिस्टल। हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आप क्रिस्टल को लगा दें, दैट बिकम ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अगर मैं बात करता हूँ करेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल हम की डिफरेंट तरह की करेक्टरिस्टिक के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, इसको आपको तभी समझ आए, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद इसी ग्राफ में मैं रिपीट करूंगा। तो पहले बात करते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर। तो बीसीसी हमारे पास में किस किस का होता है ये हमें याद कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम, पोटेशियम, वेनेडियम, मोल्डियम और टेलुरियम और टंगस्टन और साथ में आयरन अल्फा फेस में, दैट इज कॉल्ड बीसीसी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बीसीसी में क्या होगा, एक सेंटर में होगा, बाकी इसके जो 8 हैं वो आपके कॉर्नर पे होंगे। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ दैट इज सिंपल, सिंपल के लिए और मैंने ऐड कर दिया दैट इज सिंपल के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 बीसीसी, एफसीसी और एससीपी से पहले मैंने सिंपल क्यूबिक को स्ट्रक्चर किया। तो यहाँ पे जो अवेलेबल है दैट इज नंबर ऑफ एटम 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/8 × 8, सो दैट बिकम ए 1, तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यूज होगी, यहाँ पे A इज इक्वल टू R 2R, मतलब आपका जो रेडियस है एटम की वो 2R मिलके क्या बना दें, एक लेंथ बना रहे हैं, दैट बिकम ए A। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को। यहाँ पे कैलकुलेशन देखें तो वैल्यू जो आती है दैट बिकम ए 0.52, दैट बिकम ए 0.5। अब वापस उस टेबल पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स 1 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपके होंगे। तो पॉइंट जो होगा वो 4 नीचे और एक ऊपर एक नीचे, तो टोटली हमारे पास में जो नियरेस्ट एटम्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। सो दैट बिकम ए कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे A/R का जो रेशियो रहेगा वो 2 रहेगा, जिसको आप 4/√4 मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.52 आता है। अगर मैं बात करता हूँ आगे बीसीसी स्ट्रक्चर की, तो बीसीसी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे शो किया है। बीसीसी में एक सेंटर पे होगा मेरा और बाकी कॉर्नर पे होंगे। तो यहाँ पे जो एक प्लेन बना रहा हूँ मैं, तो वो एक डायगोनल को क्रिएट कर रहा है। मतलब जैसे आप मान लीजिए ये जो कॉर्नर है मेरा, इस कॉर्नर से लेके अपोजिट कॉर्नर तक आपको जाना है, अपोजिट कॉर्नर तक जाना है। मतलब जैसे आप अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका है, तो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है तो इसका फेस तो इधर ही खत्म हो रहा है, पर आपको अपोजिट लेना है वो यहाँ पे। तो ये जो है मेरे पास में एक प्लेन बन रहा है, ये जो प्लेन मेरे पास में बन रहा है दैट बिकम ए, जो कि डायगोनल प्लेन है, जो कि आपका डायगोनल प्लेन है। मान लीजिए आपके पास जो रूम है, रूम में जहाँ पे मिडिल में आपका फैन टंगा हुआ है, तो फैन का जो मिडिल, मान लीजिए फैन को आपने नीचे तक लिया है, अब वहाँ पे क्रॉस आपने इसको कट कराया, तो दैट बिकम ए डायगोनल फेस। ये आपका जो फेस है ये आपका वाल का फेस होगा, पर जो आपको फैन को कट करेगा दैट बिकम ए डायगोनल फेस। तो यहाँ पे हम जो लेते हैं वो डायगोनल फेस ही हम लेते हैं। तो डायगोनल फेस के हिसाब से अगर देखते हैं तो हमारे पास में जो रिलेशन आता है वो 4R इज इक्वल टू A√3 आता है। 4R हमारे पास में एक तो मिडिल वाला हो गया दैट इज पूरा आएगा, और एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो मेरे पास में टोटल कितना आएंगे 4R। एक R मेरा जो मिडिल वाला एटम है उसका पूरा आ जाएगा, पूरी उसका डायमीटर होगा 2R, और 1R एंड 2R, तो हमारे टोटली 4R आ जाएगा। 4R रेडियस आ जाएगी, जो कि सेंटर डायगोनल को शो करता है। सेंटर डायगोनल हमारा शो होगा, और सेंटर डायगोनल कितना होगा A√3 होता है। यहाँ से कैलकुलेशन करके एटॉमिक पैकिंग मेरे पास में जाता है दैट इज 0.68। तो मेरे पास में कितना आ गया 0.68। वापस उस टेबल में चलते हैं। तो बीसीसी के लिए एटम्स कितने हैं, 2, एक सेंटर में, बाकी 8 कॉर्नर पे, तो उनका शेयरिंग कितना 1/8 × 8, तो हमारे पास में 8 ही आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होगा, क्योंकि सेंटर वाला है तो बाकी 8 के वो कॉन्टेक्ट में है, नियरेस्ट एटम है, सो दैट इज 8। यहाँ पे A/R की वैल्यू देख सकते हैं। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.68 हमारे पास में आता है।
आगे बात करते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर। यहाँ पे एफसीसी स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो यहाँ पे फेस के ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फेस के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पे डायगोनल मुझे फेस का डायगोनल लेना है, जो कि मेरे पास में कितना है, दैट इज a√2। a√2 मेरे पास में ये किसके बराबर, 4r के बराबर ही होगा, एक सेंटर पे और बाकी इस तरह से। ध्यान देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो रेडियस है वो कम हो रही है। अगर लैटिस आपने सेम माना है तो रेडियस हमारे पास में कम हो रही है। तो ये रिलेशन हमें देखने को मिलता है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैलकुलेट करता हूँ, मेरे पास जो वैल्यू है 0.74। तो जैसे जैसे जो एटम्स हैं उनका अगर रेडियस आपकी कम होगी तो नंबर ऑफ एटम्स की संख्या बढ़ रही है, इस वजह से आपका जो पैकिंग फैक्टर की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है बेसिकली। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे मेरे पास में 12 आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर हमारे पास में एफसीसी के लिए 4, 12 और पैकिंग फैक्टर 0.74। इसी तरह से आप एससीपी के लिए निकाल सकते हैं। एससीपी वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पे करा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैल्यू जो हमारे पास में आती है एटम 6 आएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, 4/√4 जो कि a/2 है, और 0.74 ही वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ये है। तो आपको जो याद रखना है 0.52, 0.68, 0.74, 0.74 ये आपकी क्या शो करते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को शो किया हुआ है। यहाँ पे आप हेक्सागोनल का देख सकते हैं, ये हेक्सागोनल के लिए क्या हुआ है। तो हेक्सागोनल का यहाँ पे डिफरेंट तरह का कॉम्बिनेशन लिया है। बस यहाँ पे जो मैंने ऐड किया है दैट इज क्लोज पैक। तो क्लोज पैक क्यों रखा है, क्योंकि सेंटर में आप देखिएगा, सेंटर में 3 एटम जो ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर का एक ही है, एक हमारे पास में ये है ग्रीन कलर का, और एक हमारे पास में। तो आपस में कितने ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में टोटल फेसेस हमारे पास में कितने, दीज आर 6 फेस, क्योंकि हेक्सागोनल 6 फेस है। तो एक प्लेन को छोड़ने के बाद और सबके सेंटर में लेके ये जो बनाया है दैट इज ये सेंटर में होते हैं। तो सेंटर में जैसे बीसीसी में केवल एक एटम होता है, यहाँ पे 3 एटम हमारे पास में देखने को मिलते हैं। दैट बिकम ए हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। यहाँ पे कैलकुलेशन जो करते हैं वो 0.74, और यहाँ पे कंडीशन हम ये मानते हैं कि सी की वैल्यू जो है, सी मतलब हाइट जो है, वो आपकी 1.633 ए के बराबर, मतलब आपका जो साइड है हेक्सागोनल की जो साइड है और ऊंचाई है, तो उनके बीच में रिलेशन लगभग वो 1.6 गुना आपका होता है। साइड की गुना अगर आप 1.6 से करते हैं लगभग में, तो आपको क्या होगी, हाइट आपको लेनी है। दैट बिकम द हाइट ऑफ ए हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक सिस्टम। अगर मैं बात करता हूँ मिलर इंडाइसिस की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मिलर इंडाइसिस बेसिकली होते क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक इंडाइसिस, ये कुछ नंबर्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि कोई प्लेन है, कोई पॉइंट है, या फिर हमारे पास में कोई आपका क्या शो कर रहा है, कोई डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो बेसिकली हमारे पास में 3 होते हैं। जैसे किसी पॉइंट को मुझे नोटेट करना है, तो पॉइंट जैसे कि आप बात करते हैं XYZ, तो बेसिकली हमारे पास में जो स्ट्रक्चर वो होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको आप यूज करते हो XYZ है। इस तरह आपका सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। सिंपली अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करो तो लेंथ की जो आपकी है, कोई आपने पॉइंट को लोकेट किया, वो एक्स एक्सिस में कितना प्रोजेक्शन दे रहा है, वाई में कितना दे रहा है, जेड में कितना, दैट इज कॉल्ड XYZ। तो सिंपली XYZ जो है वो ही आपका क्या शो करता है, वो ही आपको शो करता है पॉइंट कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट यहाँ पे VNZ से शो किया है, तो VNZ जो है मेरे पास में क्या होगा, पॉइंट को शो करेंगे। अगर मैं किसी डायरेक्शन को शो करना चाहता हूँ तो डायरेक्शन में भी सेम वही कंडीशन में लेनी है, पर यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन आपका कितना आ रहा है। अच्छा, यहाँ चीज एक चीज का ध्यान रखना है आपको, अगर कोई क्रिस्टल आपका इस तरह से है कि क्रिस्टल की जो एज है, कोई लाइन है, कोई पॉइंट है, कोई डायरेक्शन है, उसका जो एरो होगा, एरो का हेड किसी प्लेन के एंड तक जाएगा, तो जिस प्लेन के एंड तक जाएगा उस एक्सिस को वो पूरा घेर लेगा, उस एक्सिस में फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो उस एक्सिस में जो उसका इंटरसेप्ट होगी वो क्या होगी, 100% होगी, मतलब जितना वो मैक्सिमम जा सकता था वो इसी में वो जा रहा है। अगर इन बिटवीन एरो बना हुआ है तो वो फ्रैक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका प्रोजेक्शन कितना है, फ्रैक्शनल प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलता है। फ्रैक्शनल प्रोजेक्शन कितना है वो VA/A करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास VNZ जाएगा, और कैपिटल जो आपके हैं दैट इज कॉल्ड द, जो आपके बिग ब्रैकेट्स होते हैं उनमें हम इसको शो करते हैं, लार्ज ब्रैकेट में इनको हमने शो किया हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे बात करते हैं हमारे पास में डायरेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फैमिली शो करते हैं। जैसे मैं बात करूं 100 फैमिली, तो 100 फैमिली मतलब आपका किसी एक के ऊपर सेम रहने वाला है। तो अब ये बात है कि आपने स्ट्रक्चर को कैसे रखो। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई स्ट्रक्चर है मेरे पास में, अब आपने तो ऐसे देखा तो आपको एक्स एक्सिस नजर आएगी, पर हो सकता है मैं इसको ऐसे देख रहा हूं तो मेरे लिए अब ये वाई एक्सिस नहीं हो सकता, आप किसी ने ऐसे देखा है तो दैट इज कॉल्ड जेड एक्सिस। तो पर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कोई डायरेक्शन है वो किसी एक में आपका पूरी 100% जा रही है, सो दैट बिकम ए 100, तो जिसमें जा रही है 100% दैट इज 1, बाकी में वो नहीं जा रही दैट इज 00। इस तरह से आपका 1-0 निगेटिव में आपके हो जाएगा, 0-1-0 ये भी आपका हो जाएगा, 0-1-0 तो ये आपका निगेटिव वाई में जाएगा। इस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये एक ही फैमिली को शो, मतलब एक ही तरह का हमारे डायरेक्शन को ये शो करता है। आगे बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स की। तो प्लेन्स की स्टडी में हमें ऐसी करनी कि प्लेन आपका कट कहाँ पे कर रहा है। तो बेसिकली जो प्लेन है आपका क्रिस्टल के अंदर, कोई प्लेन अगर आपको स्टडी करनी है, मान लीजिए मेरे पास में प्लेन है जो आपका HKL से मैंने शो किया है, तो HKL जो है वो आपको कट कहाँ पे कर रहा है, एक्स को कहाँ पे कट कर रहा है, वाई को कहाँ पे कर रहा है, जेड को कहाँ पे, मतलब एक्स को कर रहा है XA के ऊपर, ए क्या है उसका फ्रैक्शन, मतलब 0.2,
0.5, तो 0.5 x के ऊपर कर रहा है, आधे में कर रहा है, 50% पे कर रहा है। ऐसे आपका y में कहाँ पे कट कर रहा है और z में आपका कहाँ पे कट कर रहा है, उसको आप लेना है। फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट हमारे पास में आ जाएंगी और फिर आपको उसको रेसिप्रोकल करना है, दैट इज कॉल्ड 1/x 1/y एंड 1/z। उसको रिड्यूस करके आप निकालेंगे तो दैट बिकम ए HKL। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई प्लेन किसी को कट नहीं कर रहा है, अगर आपका कोई प्लेन कहीं किसी को कट नहीं करता, तो वो क्या होगा, वहां पे 0 इंडाइसेस को शो करता है, 0 नंबर को वैल्यू वहां पे शो करेगा, और जहां पे वो कट करेगा तो वैल्यू वहां पे आ जाएगी। तो यहाँ पे 110 का मतलब Z को आपका कट नहीं करेगा। तो आप देख भी सकते हैं कैसा है हमारे पास प्लेन, वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन Z को कहीं टच नहीं करेगा, टच करेगा तो इनफिनाइट पे करेगा, पर जब उसको रेसिप्रोकल आप निकालेंगे तो 0 वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 110 को वो शो कर। क्रिस्टोग्राफिक प्लेन्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसमें उसमें मैंने फैमिली देखा था डायरेक्शन में, उसी तरह से हमने फैमिली यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में फैमिली एक ही तरह को शो कर रहा है, वो कहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं। कोई मेरे पास में एक इस तरह का प्लेन है जो कि आपको एक्स पे भी कट कर रहा है, एज पे, वाई को भी फाइनल एज पे, और जेड को भी एज पे कर रहा है, तो दैट बिकम है 111, वो मेरा 111 बन जाएगा, तीनों को वो कट करके जाए। तो प्लेन जो हमारे बनेगा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर आप आगे बात करते हैं क्रिस्टल इनपरफेक्शन और डिफेक्ट की, तो हमने बात की थी क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, परफॉर्मेंस होती है, वो डिपेंड कर रहा है माइक्रोस्ट्रक्चर। माइक्रोस्ट्रक्चर हमने समझ लिया, पर माइक्रोस्ट्रक्चर जब सोलिडिफिकेशन होता है, मतलब रियल में जब आपका जो मटेरियल बनता है, सोलिडिफाई होकर आपको जो मिल रहा है, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता। वो क्या है, हम कितना ही प्योरली कर ले, पर उसके अंदर कुछ इनपरफेक्शंस रह जाते हैं। मतलब सोलिडिफिकेशन जो हो रहा है वो अपने आप ही तो हो रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, पर आप किस तरह से पढ़ रही है आपको ही मालूम होगा। इसी तरह से हमारे पास में सोलिडिफिकेशन हमने करना है, टेम्परेचर हम कम कर सकते हैं, पर स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट हो रहा है अपने आप से उसको आप प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली फाइनलाइज नहीं कर सकते कि आपका ऐसे ही रहने वाला है। तो वहां पे कुछ इंप्योरिटीज आ जाती हैं, वहां पे कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, वहां पे कुछ वॉइड्स रह जाते हैं। हो सके जब सोलिडिफाई तो बीच में कुछ जगह रह गई हो, कुछ पॉइंट जल्दी ठंडे हो गए, कुछ पॉइंट देर से ठंडे हो रहे हो, कुछ उसके इंक्लूजन आपका हो गया, कुछ आपके बाहर के मेटल्स उसके अंदर आ गए हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनपरफेक्शन। तो इनपरफेक्शन डिफाइन एज अ लैटिस इरेगुलरिटी, जो लैटिस आपका होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी आपको देखने मिल जाए। सिंपली मैंने एग्जांपल लिया था ब्रिक्स का, तो वाल आपने बनाई है, पर जब आप वाल बनाए तो ब्रिक्स में लास्ट में आप देखते हैं तो वहां पे वो आधा करके लगाता है, ब्रिक्स जो है वो आधी करके लगाई, इन बिटवीन कहीं आधी हमने लगा दी, हम बोलते हैं आधे हमने लगा दिए, तो वो जो बीच में हमने लगाया वहां पे क्या इरेगुलरिटी को शो करेगा। पैटर्न में आपके फुल ब्रिक, पूरी जो आपकी ब्रिक है, होल ब्रिक आप लेनी चाहिए, पर वहां पे आपने क्या किया, वहां पे उसको आधा पार्ट लगा दिया, तो दैट ए इरेगुलरिटी को शो करेगा, तो दैट इज कंसिडर्ड एज डिफेक्ट। और डिफेक्ट हमारे पास में जो अधिकतर होते हैं वो क्या हम कंसिडर करते हैं, वो निगेटिव वे में शो करते हैं। पर अगर मैं बात करूं एलॉय की, तो एलॉय बेसिकली आपका डिफेक्ट ही तो है, क्योंकि आपने क्या किया, प्योर मेटल था, प्योर मेटल के अंदर आपने कुछ दूसरा मेटल को मिला दिया, दैट बिकम ए एलॉय। और उसको हम कहा, आजकल उसी को हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के जो एलॉय हैं उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं। तो एलॉय बेसिकली हमारे पास में एक तरह का डिफेक्ट कंसिडर करते हैं, पर डिफेक्ट के साथ साथ में वो क्या है हमारे पास में एक तरह से फायदे, मतलब पॉजिटिव वे में भी है। तो डिफेक्ट हो भी सकते हैं, वो आपके पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, निगेटिव वे में। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास डिफेक्टेड हो, उससे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं, तो वो हमारे पास में पॉजिटिव वे में। पर अगर आपको जो प्रॉपर्टी चाह रहे हैं वो कम हो रही है, वो इफेक्टेड हो रही है, सो वो निगेटिव वे में हमारे पास में। डिफरेंट तरह के क्लासिफिकेशन की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट एंड क्लासिफिकेशन। तो पहले बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट, किसी पॉइंट के ऊपर लोकेट को नजर आते हैं, तो सिंपली डायमीटर के जितनी डायमेंशन होती है उतने में नजर आ रहा है, सो दैट इज ए पॉइंट डिफेक्ट। तो सिंपली बात करें तो क्लासिफिकेशन में एलिमेंटल क्रिस्टल की बात करते हैं। एलिमेंटल क्रिस्टल मतलब कि एक ही क्रिस्टल के अंदर देखते हैं, वैकेंसी को शो करते हैं। तो पहला हमारे पास में जो डिफेक्ट है दैट इज वैकेंसी। ये कहाँ पे, एलिमेंटल क्रिस्टल के अंदर हमें देखने को मिली, मतलब यहाँ पे क्या है, एक ही मेरे पास में क्रिस्टल है, उसके अंदर में देखने को मिल रही है कोई एटम वहां पे गायब हो गया, कोई एटम वहां पे होना चाहिए था, तो सोलिडिफिकेशन में जब हुआ वहां पे वो अवेलेबल ही नहीं। मतलब जैसे मैंने बात की सिंपल क्यूबिक में, तो 8 हमारे पास में एटम जो है वो कॉर्नर पे होने चाहिए थे, पर किसी एक कॉर्नर पे अवेलेबल नहीं है, वहां पे एटम ही नहीं है, so that is a missing, that is a called a vacancy defect। उसे हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। नहीं, हमारे पास में फॉर्मूला जिससे आप लगभग कैलकुलेट भी कर सकते हो कितनी वैकेंसी आपकी हो सकती है, जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे 8 होने चाहिए थे, पर यहाँ पे लास्ट में हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो दैट इज ए मिसिंग और एब्सेंट ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी। आगे बात करते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल और इंटरस्टिशियलिटी, मतलब आपका किसी इन बिटवीन पॉइंट के ऊपर, जैसे आपको क्रिस्टल है उसके बीच में कोई जगह आपको मिल रही है, दो एटम्स के बीच की आपको कोई जगह है, वहां पे खुद का ही एटम आ गया है, खुद का ही कोई एटम आ गया, दैट बिकम है, हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंटरस्टिशियलिटी बोलते हैं।
अगर मेरे पास में कंपाउंड क्रिस्टल है, कंपाउंड क्रिस्टल में जहाँ दो तरह के आपके पास में मटेरियल है, उनके ऊपर बात करते हैं। तो इंप्योरिटीज में भी स्मॉल पार्टिकल्स सच एज स्लैग और इंक्लूजन हो सकते हैं इन द क्रिस्टल और फॉरेन एटम्स जो हमारे लेटेस्ट में देखने को मिलता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी बोलते हैं। मतलब आपका कोई मटेरियल था, उसमें बाहर से कोई चीज आपके आ गई, बाहर से कोई और एटम आ गया है, सो दैट इज कोई इंक्लूजन आपका हो गया, सो दैट इज कॉल्ड इंप्योरिटी। इंटरस्टिशियलिटी इंप्योरिटी इसमें भी हमारे पास में वही होगा, पर इसमें क्या होगा, एन इंप्योरिटी एटम जो है वो हमारे पास में अवेलेबल हो। जैसे मैं भी बात कर रहा था एलॉय की, तो हमारे पास में जैसे स्टील है, तो स्टील हमारे पास में बेसिकली आयरन है, पर आयरन के इंटरस्टिशियल पोजीशन में, इंटरस्टिशियल पोजीशन मतलब बीच में दो एटम के बीच की जो जगह है वहां पे कार्बन आ जाता है, तो दैट है इंप्योरिटी, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी, उसको हम बोलते हैं। तो वहां पे आने से क्या हो गया, ये हमारे पास में पॉजिटिव में हार्डनेस बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, पर है तो इंप्योरिटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी हम बोलते हैं। ऐसे बात करते हैं सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी की। सब्स्टिट्यूशनल में जैसे कि सब्स्टिट्यूट कर देता है, मतलब एटम जो होना चाहिए था, मान लीजिए हमारे पास में कोई मेटल है, वो जिंक का होना चाहिए था, पर वहां पे जिंक ना होकर वो क्या आ गया, कॉपर आ गया, कॉपर हो जाएगा, या फिर जिंक आ गया। तो जो आपका एटम होना चाहिए था उसकी जगह पे कोई दूसरे ने रिप्लेस कर दिया एटम को, सो दैट इज बिकम ए सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी क्या होगी, जहां पे आपको कोई दूसरा एटम आपका आ गया है, सो दैट इज, जैसे यहाँ पे देखते हैं ये फॉरेन एटम आपका आ गया यहाँ पे, सो दैट इज योर इन सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी। आगे बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट भी हम देखने को मिलते हैं रिजल्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स अरेंजमेंट में, जैसे कि आपको पॉजिटिव निगेटिव, नेचुरली हमारे पास में क्या होता है, न्यूट्रल आपका मटेरियल होता है, पर वहां पे पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की संख्या बराबर होती है। पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अचानक से क्या हो, कहीं पे आपका अरेंजमेंट ज्यादा है, कहीं पे आपका कम है, या फिर आपका जो अरेंजमेंट है वही आपका डिफेक्टेड हो गया, मतलब कि आपका जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होमोजीनियस नहीं, वो चेंजेस हो गया है। सो किसी भी तरह का चेंजेस क्या कहलाएगा, हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हमारा आता है। इसमें हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास में जो है इंटरस्टिशियल कोई मेरे पास में आयन है, साथ में वो वैकेंसी भी शो करता है। वहां पे क्या होगा, वैकेंसीज होगा, मतलब कि कोई अपनी जगह से वैकेंट होके, कोई आयन से मेरा अपनी जगह से उठ के इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाए, तो दैट इज कॉल्ड ए फ्रैंकल डिफेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं, मतलब अपनी जगह से उठ के इन बिटवीन इस पोजीशन में चला जाए, दैट इज कॉल्ड ए फ्रैंकल डिफेक्ट। तो स्कॉटी डिफेक्ट आता है, इसमें हमें बेसिकली दो वैकेंसी बनती है। दो वैकेंसी किसकी बनती है, मतलब एक मेरे पास में आयन था और एक मेरे पास में इलेक्ट्रॉन था, मतलब एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, तो दोनों ही गायब हो जाते हैं, दोनों ही मेरे पास में गायब हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्कॉटी डिफेक्ट। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की जो हमें देखने को मिलता है, जिसमें इससे एक फायदा होता है कि यहाँ पे पूरा जो मटेरियल है वो अभी भी न्यूट्रल ही रहता है, वो उसमें अंतर नहीं आता है। आगे बात करते हैं लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट आपका बेसिकली होगा किसी लाइन के अलोंग जो है आपका डिफेक्ट जो शो करता है, अरेंजमेंट जो है लगातार वो चेंज होता है, पूरी लाइन के अलोंग चेंज हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड ए लाइन डिफेक्ट। इसको हम डिसलोकेशन भी हम बोलते हैं, कोई भी आपका जो अरेंजमेंट है वो अपनी जगह से हट के चेंज हो जाता है। जैसे आप किसी दीवार में दरार देखते हैं, तो दरार भी एक तरह की जो होगी वो आपका क्या होगी, एक तरह से लाइन डिफेक्ट को शो करेगी। तो यहाँ पे डिसलोकेशन लाइन आ जाती है, जिसके अलोंग आपका डिसलोकेशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड डिसलोकेशन लाइन। बर्गर सर्किट इसमें इंपॉर्टेंट है, बर्गर वेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो बर्गर सर्किट बेसिकली क्या है, एटम टू एटम पाथ अराउंड है किसी डिसलोकेशन लाइन के अलोंग, जिसमें भी डायग्राम में समझाऊंगा, ऑर्थोगोनल प्लेन के अंदर विच आइडेंटिफाई द डिसलोकेशन इन द क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के अंदर किस तरह का डिसलोकेशन हुआ है उसको अगर आपको देखना है तो आपको बर्गर सर्किट बनाना होगा। बर्गर सर्किट बेसिकली पाथ है जिसको आप क्रिएट करते हो, मतलब आप उसको अगर वो आपकी जो कंडीशन है दैट इज परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट कंडीशन में वो आपका सर्किट बनता है। पर अगर वो डिफेक्टेड होता है तो जैसे ही आप अरेंजमेंट पे आप पाथ बनाओगे, मतलब एटम टू एटम चलोगे, इस एटम से चले उसके करीब वाले एटम चले, फिर उसके करीब वाले एटम से, फिर उससे से, तो ये क्या होगा, यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है। सो दैट इज ए बर्गर वेक्टर वहां पे आ जाएगा, फाइनल से इनिशियली को मिलाएंगे, दैट इज बर्गर वेक्टर बन जाएगा, और यहाँ पे बर्गर सर्किट जो है क्लोज नहीं हो पाएगा। तो उससे पता लग जाएगा वहां पे क्या है, कोई डिफेक्ट मेरे पास में देखने को मिल गया। यूनिट वेक्टर क्या होगा, इट इज रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर स्पेसिफिक द डायरेक्शन ऑफ द डिसलोकेशन लाइन। जो भी डिसलोकेशन लाइन है उसके अलोंग जो आपका वेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड सिंपली यूनिट वेक्टर। तो इसमें दो तरह के हमारे पास में आते हैं डिफेक्ट, दैट इज एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन। तो पहले बात करते हैं एज डिसलोकेशन की। यहाँ पे आप ये अरेंजमेंट देखें, जो मैंने जो ब्लू कलर में दिखाया ये आपका परफेक्ट कंडीशन थी, पर यहाँ पे इन बिटवीन क्या होगा, एक पूरी की पूरी रो ऐड हो गई है, पूरी की पूरी रो मेरी क्या होगी, एक एटम जो है वो पूरी की पूरी रो के साथ में ऐड हो गई। आप ऐसे समझ सकते हैं नीचे आपका अवेलेबल था, नीचे मिस हो गए हैं, तो दैट इज ए डिसलोकेशन। तो एज डिसलोकेशन यहाँ पे आपने शो किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे क्रिएट करने में बर्गर वेक्टर जो है यहाँ पे शो होगा, जो कि हॉरिजॉन्टली शो होगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा डिसलोकेशन लाइन के। तो डिसलोकेशन लाइन के परपेंडिकुलर शो हो रहा है, दैट इज योर एज डिसलोकेशन। और साथ में बात करेंगे यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये क्या होगा, फैलना चाहेगा तो यहाँ पे टेंसाइल कंडीशन होगी, ऊपर जो होगा वो कंप्रेस हो जाएगा, ऐड होने के कारण कंप्रेस हो जाएंगे उसके जो एटम्स है। तो यहाँ पे कंप्रेशन रीजन होगा, और कंप्रेशन रीजन अगर आपका ऊपर है और टेंशन आपका नीचे है तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव
एज डिसलोकेशन बोलते हैं इसको, आप टेलर और वन डिसलोकेशन भी कहा जाता है। इसी तरह से अगर बात करो स्क्रू डिसलोकेशन, तो स्क्रू डिसलोकेशन क्या होगा, पूरी की पूरी सरफेस जो होगी पूरी आपकी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि आप किसी स्क्रू को देखते हैं, या जैसे आप जीना चढ़ रहे हो, जीना मान लीजिए क्या है, गोलाई में है, तो जीना जो गोलाई में जैसे आप घूम के वहां तक आते हैं तो आप ठीक ऊंचाई पे उठ जाते हैं। तो सेम कंडीशन हमें देखने को मिलती है स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्ट्रक्चर अगर इस तरह का बना हुआ है ताकि जब आप रोटेट कर रहे हो या एटम टू एटम चल के आ रहे हो तो पाथ आपका क्या, या तो ऊपर निकल गया या फिर आपका नीचे चला गया। सो दैट इज कॉल्ड स्क्रू डिसलोकेशन। अगर ये ऊपर की तरफ पे है तो इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो होगा, और अगर ये नीचे की तरफ को है जो क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम क्या मानते हैं, दैट इज निगेटिव बर्गर डिसलोकेशन या फिर स्क्रू डिसलोकेशन हम कहते हैं। डायग्राम में आप देखिए मतलब हेलिकल पाथ आपको यहाँ पे बनने को आता है, हेलिकल पाथ आपको देखने को मिलता है। प्लेन और सरफेस और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये डिफेक्ट हमें जो देखने को मिलते हैं ये कहाँ पे होंगे, किसी सरफेस के अलोंग होते हैं, मतलब पूरी की पूरी सरफेस ही आपकी क्या होगी, डिफेक्टेड को शो करती है। सो दैट इज ए प्लेन सरफेस डिफेक्ट। तो सिंपली जो एक्सटर्नल सरफेस होते हैं, एक्सटर्नल सरफेस का मतलब जैसे कोई पानी की, मेरे पास में कोई गिलास में पानी है तो पानी की जो ऊपर की सतह है वो क्या होगी, डिसलोकेशन को शो करती है, वो आपकी क्या है, वहां पे प्लेन डिफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब कि अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा अलग होगा और जो सरफेस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वेरिएट करता है। जैसे आप, मैं इसको जब समझाता हूँ तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे किसी देश का, तो कोई मेरे पास में कंट्री, मान हमारा देश है इंडिया, तो उसकी जो बाहर की जो बॉर्डर है, तो बॉर्डर इज सिंपली द एक्सटर्नल सर्विस। तो वहाँ पे जो पीपल रहते हैं या फिर वहाँ का जो रहन सहन है या वहाँ पे जो आर्मी डेप्यूटेटेड हमने की हुई है, उनका जो है वो बिल्कुल अलग है, हमसे अलग है, वो हमसे थोड़ा सा डिफर करते हैं, उनका जो रहन सहन, उनका जो तरीका एक्सरसाइज है वो डिफरेंट होती है। सेम इस तरह से हमारे पास में मटेरियल है, जो मटेरियल आपका बाहर की सरफेस को क्रिएट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो थोड़ा अलग होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे भी सकते हैं, अंदर की तरफ आपके जो सर्कुलर बने हुए हैं पर ऊपर की तरफ थोड़ा सा डेंस बना हुआ है, स्ट्रक्चर भी क्या है, थोड़ा सा पास है, ताकि आपकी जो एयर है, या जैसे मान लीजिए एयर है, सिंपली एटमॉस्फेयर है, वो अंदर ना आ पाए, उनको रोकने के लिए, जैसे कि बाहर से किसी बाहर का कोई दूसरे देश का हमारे अंदर ना एंट्री कर ले, वहां पे आर्मी डेप्यूटेट हमने की हुई है, उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं। तो दैट इज ए एक्सटर्नल सरफेस दे प्लेन डिफेक्ट और सरफेस डिफेक्ट इसको हम बोलते हैं। इस तरह से हमारे पास ग्रेन बाउंड्री, जैसे मैं स्टार्टिंग में बात करता हूँ, हमारे पास डिफरेंट तरह के ग्रेन मिल रहे थे, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स में डिफरेंट तरह के ग्रेन्स थे, और जहां पे ग्रेन्स आपस में मिलेंगे कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा, जहां पे दो ग्रेन्स आपस में मिले तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग है, तो दोनों स्ट्रक्चर जहां पे चेंज हो रहे हैं, सो दैट इंटरफेस इज कॉल्ड द ग्रेन बाउंड्री। तो वहां पे भी प्रॉपर्टीज हमारी चेंज होती है, इट इज आल्सो ए सरफेस डिफेक्ट। आगे बात करें टिल्ट बाउंड्री, कोई मेरे पास में बाउंड्री है वो क्या होगी, टिल्ट हो गई है, वो उसमें चेंजेस भी देखने होंगे, और वो टिल्ट आपका कितना है, 10 डिग्री से अगर ज्यादा दैट इज हाई, और 10 डिग्री से कम है तो दैट इज लो। ये हमें देखने को मिलता है। एंगल ऑफ मिसअलाइनमेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं, एंगल कितना मिसअलाइन हुआ है, दैट इज योर एंगल ऑफ मिसअलाइनमेंट। तो यहाँ पे टिल्ट सरफेस देखने को मिलती है, तिरछापन हमें देखने मिलता है, पूरी सरफेस जो है वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड टिल्ट बाउंड्रीज। आगे बात करते हैं ट्विस्ट, इसमें क्या होगा, पूरी की पूरी सरफेस जो है वो आपकी ट्विस्टिंग कंडीशन को शो करती है, तो दैट इज कॉल्ड ए ट्विस्ट। यहाँ पे भी हम 15 डिग्री से अगर ज्यादा होगा दैट इज हाई, और 15 डिग्री से अगर कम है दैट इज लो ट्विस्ट बाउंड्रीज। ट्विन बाउंड्री दोनों तरफ एक से नजर आए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आप किसी हेलिकल गियर में देखते होंगे उसी तरह का एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो है वो अलग तरह से है, और दूसरी तरफ आपको पूरा मिरर इमेज को शो कर रहा है, दूसरी तरफ क्या है, पूरा मिरर इमेज को शो कर रहा है, बीच में क्या है, एक फेस बन गया है, जिसकी लेफ्ट साइड आपका अलग है, राइट साइड क्या है, लेफ्ट साइड का मिरर इमेज बन रहा है। सो दीज आर कॉल्ड द ट्विन बाउंड्री, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्विन बाउंड्री बोलते हैं। फेस बाउंड्रीज, जैसे मैं फेजेस की बात करता हूँ, डिफरेंट तरह के फेजेस हमारे पास में, जैसे सोलिड है, लिक्विड है और आपका गैसेस है, तो जहाँ पे भी दो आपके फेजेस आपस में दिखाई देंगे, जहां पे आपस में क्या होगा, डिफरेंस होगा, दोनों आपस में मिल रहे होंगे, तो वो जो फेस होगा, इंटरफेस होगा, दैट इज कॉल्ड फेस बाउंड्री, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस बाउंड्री। उसके लेफ्ट साइड एक सिंगल फेस होगा, दूसरी तरफ दूसरा फेस। जैसे सिंपली मैंने एग्जांपल लिया था, वो मेरे गिलास में क्या है, पानी है, तो पानी जो लिक्विड फेज में है, ऊपर आपका गैसेस फेज, तो जहां पे दो फेस मिल रहे हैं दैट इज आल्सो एक्सटर्नल सरफेस एंड आल्सो ए फेस बाउंड्री, उसको हम फेस बाउंड्री भी हम मान सकते हैं। डोमेन वाल, ये हमें सिंपली आपके जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें देखने मिलते हैं, डिफरेंट तरह के डोमेन्स अवेलेबल होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, सो दैट बिकम ए डोमेन वाल, जहां पे दो इंटरफेस या दो डोमेन आपस में मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन वाल। स्टैकिंग फॉल्ट भी देखने मिलता है, जहां पे कोई रिपीटेशन में मिल रहा है, जैसे कि ए बी सी ए बी सी, अब अचानक से क्या होगा मेरे पास में ए बी सी ए सी, मतलब बी की जगह पे क्या आ गया, मेरे पास में ए ही आ गया, दैट इज ए, कहीं भी आपका जो रिपीटेशन होना चाहिए वहां पे वो चीज क्या है, वो मिसिंग है, सो दैट इज कॉल्ड स्टैकिंग फॉल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैकिंग। मतलब कोई अरेंजमेंट है, कोई पैटर्न है, वो फॉलो होना चाहिए था, वो चेंजेस तो हो रहे हैं पर वो फॉलो होना चाहिए, तो सेम पैटर्न से, पर वो पैटर्न ही आपका चेंजेस हो गया, सो दैट इज कॉल्ड ए स्टैकिंग फॉल्ट। बल्क और वॉल्यूम डिफेक्ट भी हमारे पास में, जैसे मैं बात करता पोर्स, सिंपली बात करता सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, तो वहां पे सॉलिडिफिकेशन नहीं हो पाया, वहां पे सिंपल आपका वॉल्यूम बन गया, वहां पे सिंपली आपका वो वैक्यूम बन गया, एयर वहां पे ट्रैप हो गई है, सो दैट इज ए पोर्स।
क्रैक भी हमारे पास में देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप सॉलिडिफिकेशन हो रहा है वो प्योर सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा, या फिर दो तरह से सॉलिडिफिकेशन होता हुआ रहा है और इन बिटवीन जहाँ पे बीच में दोनों मिलने थे वहां पे आपका क्रैक आ गया है। सो दैट इज ए क्रैक। क्रैक इज आल्सो वॉल्यूम डिफेक्ट, जो किसी वॉल्यूम में नजर आता है, मतलब ये जो फैला हुआ होगा काफी ज्यादा एरिया में देखने को मिलता है। ओरिजिन इंक्लूजन, कोई अलग से चीज हमारे पास में मान लीजिए सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं, आपकी जो मोल्ड का जो सोइल है, मोल्ड की जो मिट्टी है वो उसमें गिर गई है सॉलिडिफिकेशन, दैट इज ओरिजिन इंक्लूजन। और अदर फेजेस में देखने को मिलता है, डिफरेंट तरह के फेजेस जो हैं वो उसमें देख सकते हैं। एटॉमिक वाइब्रेशन डिफेक्ट भी हमारे पास में दिखते हैं, जिसमें क्या होगा आपका जो एटम से वाइब्रेशन को शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक वाइब्रेशन डिफेक्ट। कलर सेंटर भी हमारे पास में डिफरेंट तरह के जो कलर हमें दिखाई देते हैं वो बेसिकली हमारे पास में क्या है, कलर को मिलाया जाता है उसमें। जैसे आप खाने की चीजों में देखते हैं, डिफरेंट तरह की आपकी मिठाइयां हैं उनमें भी कलरिंग आप देखते हो। कलरिंग होने का कारण क्या है कि उसके अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है, हालांकि वो खाने वाले कलर होते हैं पर बेसिकली है वो मटेरियल्स ही, तो वो कलर जो शो करते हैं उसमें आपको इंक्लूड ही करते हैं। दीज आर द इम्प्योरिटी, उनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज बोलते हैं। हमारे पास में दो होते हैं, एफ सेंटर्स और वी सेंटर्स। तो डिफरेंट तरह के हमारे पास में ये कुछ डिफेक्ट्स है जिनकी हमने स्टडी की है। पॉइंट है, लाइन है, प्लेनर है, वॉल्यूम है, और हमारे पास में कलर सेंटर एंड वाइब्रेशंस। अब बात करते हैं जो नाइफ हुक्स लॉ की। तो हमने आगे जो पढ़ाई थोड़ा सा आपके पार्ट डाला हुआ है आपके सिलेबस में, तो सिलेबस में बेसिकली आप ये मैकेनिक्स का पार्ट है और आपका सोम का पार्ट हमारे पास है। तो जनरलाइज हुक्स लॉ में पता है कि आपका जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसको आप नाप सकते हैं, और जो स्ट्रेस है जो इंड्यूस्ड हुआ है मेटल के अंदर वो आप नाप नहीं सकते। स्ट्रेस जो है किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगा है तो उस फोर्स को रोकने के लिए जो इंटरनल रेसिस्टेंस पैदा किया है मटेरियल ने, तो दीज इंटरनल रेसिस्टेंट फोर्सेस इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को आप नाप नहीं सकते, स्ट्रेन को आप नाप सकते हैं। तो उनके बीच में अगर आपको इसमें रिलेशन अगर देखते हैं, तो मेरे पास में कोई मटेरियल है उसके ऊपर डिफरेंट डायरेक्शंस में स्ट्रेसेस लगी हुई हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेसेस लगी हुई हैं, स्ट्रेन भी आपकी डेवलप हुई। तो स्ट्रेन जो डेवलप हुई मान लीजिए एक्स एक्सिस में जो डेवलप हुई है 1/EE क्या है आपका यंग मॉडुलस है। सिग्मा एक्स यहाँ पे आप मान सकते हैं ये आपका सिग्मा एक्स, तो मेनली सिग्मा एक्स की वजह से हो रहा है, साथ साथ में सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वजह से क्या होगा, वो आपका क्या होगा, निगेटिव वे में आपका लेटरल स्ट्रेन को शो करेगा। तो लेटरल स्ट्रेन मैं यहाँ पे घटा देता हूँ, सो दैट बिकम सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 1/E सिग्मा एक्स माइनस जो कि आपका पॉइजन रेशियो है न्यू है, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इन ब्रैकेट, तो इट बिकम ए स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन। तो इसी तरह से एक्स वाई निकाल सकते हैं, जेड निकाल सकते हैं। उसी तरह से जहाँ पे गामा क्या है, पॉइजन रेशियो है। शियर स्ट्रेस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। शियर स्ट्रेस जो आपका गामा एक्स वाई है 2xy अपॉन जी से ये डिनोट करते हैं, जी आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को शो करता है। तो इस तरह से आपका जनरलाइज्ड हुक्स लॉ है जो आपको पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू और इंजीनियरिंग स्ट्रेस, तो हमारे पास में जो स्ट्रेसेस आपकी डेवलप होती हैं वो बेसिकली दो तरह से होती हैं। एक तो हमें स्ट्रेस का जो बेसिकली फॉर्मूले पे आएगा, फॉर्मूला मेरे पास है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जो है किसी मेटेरियल को मैं खींच रहा हूँ, मान लीजिए इसको मैं खींच रहा हूँ या दबा रहा हूँ, तो मान लीजिए खींच रहा हूँ इसको, तो खींचने का डायमीटर कम हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो कम हो रहा है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है। अगर मैं इसको ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में लोडिंग से पहले मैंने एरिया लिया है उसी को लूं तो ये मेरा थोड़ा सा गलत तरीका होगा। तो सिंपली इसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। पर अगर रियल में बात करूं दैट इज कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि फोर्स उतना है पर डायमीटर आपका जो है कम हो रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कम हो रहा है, तो लगातार आपकी स्ट्रेस जो है वो बढ़ रही है। तो दैट इज ट्रू स्ट्रेस। तो ट्रू स्ट्रेस थोड़ी सी ज्यादा आपकी होती है। तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन में देखने को मिलते हैं, तो आपका कुछ फॉर्मुलेज हैं जिनको आप रिलेशन में देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन में दिखाया गया है, ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के अंदर ऐसी स्ट्रेन में हमने देखा है, और फिर आपका देख सकते हैं हम यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं अपोजिट वे में भी। तो बेसिकली हमारे पास में 4 फॉर्मुले, इनको आप रिमेंबर कर सकते हैं। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की, तो मेरे पास में कोई मटेरियल है जो सिंपली आपका टेंसाइल टेस्ट आप करते हैं, टेंसाइल टेस्ट पे आपको लोडिंग कंडीशन लगाते हो, तो डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के ऊपर डिफरेंट ग्राफ हमें देखने को मिलता है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए डिफरेंट मान लीजिए मेरे पास में माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील के लिए मैंने यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है, जहाँ पे पहला जो पोर्शन है वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को शो कर, जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है स्ट्रेन, हॉरिजॉन्टली क्या है स्ट्रेन, और यहाँ पे क्या लिया हमने इंजीनियरिंग लिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो मैंने लिया है स्ट्रेन जो है मेरे पास में इंजीनियरिंग है, और यहाँ पे भी आपका जो स्ट्रेस है वो भी आपने इंजीनियरिंग लिया, मतलब ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है, कंसिडरेशन आपने ओरिजिनल को ही लिया है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पे क्या होगा, वो आपका इलास्टिसिटी आपका जो शो करता है वहाँ पे वो एंड कर देता है, वहाँ से उसके बाद वो इलास्टिक शो नहीं करता। उसके बाद मतलब अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता, दैट इसका इलास्टिक लिमिट। उसके बाद में थोड़ा सा आपको यील्डिंग कंडीशन आती है, मतलब लगातार आपका लोड उतना ही रहता है, स्ट्रेस आपकी उतनी रहती है, पर अचानक से क्या होगा वहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो आगे की तरफ को बढ़े, मतलब स्ट्रेन आपकी बढ़ने लगती है। फिर दोबारा से वो आपका स्ट्रेस शो करता है, और लगातार स्ट्रेस और स्ट्रेन फिर दोबारा से बढ़ने लगता है, और फिर एक पॉइंट जो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस को शो करता है, जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट होता है, दैट इसका अल्टीमेट स्ट्रेस। ऐसे हमारे पास यील्ड पॉइंट पे आई थी, दैट इज अल्टीमेट या फिर यील्ड स्ट्रेंथ पोजीशन, ये आपका यील्ड पॉइंट आ गया, और ऐसे मेरे पास में अल्टीमेट स्ट्रेंथ को शो कर, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस को शो कर रहा है।
आगे जाके स्ट्रेस कम होने लगती है, पर लगातार स्ट्रेन आपकी बढ़ती रहती है और एक पॉइंट पे आपका मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, इसको आप पढ़ भी लीजिए। आगे बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो डिफरेंट तरह की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। जैसे कि बात करें स्ट्रेंथ की, तो एबिलिटी है कि बाहर से जो लोड लगा है उसको सहन करना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। कई तरह की हमारे पास में होती है, टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, शियर है, डिफरेंट तरह की बेंडिंग है, तो डिफरेंट तरह की स्ट्रेस स्ट्रेंथ हम देखते हैं। आगे बात करते हैं इलास्टिसिटी, एबिलिटी टू रिगेन और ओरिजिनल शेप। तो ओरिजिनल शेप जहां तक डायग्राम में देखा था आपने, एक लिमिट के बाद में इलास्टिसिटी खत्म हो रही थी, तो इलास्टिक लिमिट जो है वो आपको क्या शो कर रहा है, यहाँ से आप छोड़ने के बाद में, लोड हटाने के बाद में, लोडिंग कंडीशन में ओरिजिनल पोजीशन में आपको मटेरियल रीगेन कर लेता है अपने साइज को, तो दैट बिकम इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो अगर कोई मेटल आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करता है, डिफरेंट तरह के मेटल बनाने के लिए आपको दरअसल प्लास्टिसिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको चाहते हैं उसका शेप चेंज करना, तो जितने भी आपके फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं वो आपके प्लास्टिसिटी होने चाहिए। डक्टिलिटी है, एबिलिटी टू रोन इनटू वायर्स में बना सकते हैं। मेलेबिलिटी हमने डिस्कस किया था, हैमरिंग करके थिन शीट्स में बना सकते हैं। टफनेस, कितनी मैक्सिमम फोर्स या कितनी मैक्सिमम एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, कितने लोड को, इंपैक्ट लोड को वो सहन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड टफनेस। हार्डनेस, ऊपर की जो सरफेस है जिसको आप इंडेंट कर सकते हो, खरोच सकते हो, स्क्रैच कर सकते हो, उसका जो रेसिस्टेंस पैदा कर रहा है, दैट इज हार्डनेस। रेजिलेंस, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी विद इन इलास्टिक। तो इलास्टिक लिमिट तक जो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज का रेजिलेंस। ध्यान रखिएगा, टफनेस में बिफोर फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर का मतलब जब तक वो मटेरियल आपको टूटे नहीं तब तक वो कितनी एनर्जी रख सकता है, दैट इज टफनेस। और अगर इलास्टिक लिमिट तक कितनी एनर्जी रख सकता है, दैट इज रेजिलेंस। फटीग स्ट्रेंथ हमारे पास में रहता है, रिपीटेड साइक्लिक लोडिंग, लोडिंग जो लग रही है वो लगातार चेंजेस हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, उस केस में जो आपका स्ट्रेंथ शो करे, दैट इज फटीग स्ट्रेंथ। बेसिकली आपकी नॉर्मल स्ट्रेंथ से थोड़ी कम ही आपकी होती है। क्रीप, बहुत ही स्लो आपका डिफॉर्मेशन होता रहता है। क्यों होता है, बिकॉज लंबे समय तक आपने हाई टेम्परेचर के ऊपर कोई मटेरियल है, लंबे समय तक उसके ऊपर लोडिंग कंडीशन लग रही है, तो लगातार उसको क्या डिफॉर्मेशन होता रहता है, दैट इज कॉल्ड क्रीप। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। टेंसाइल, डिफरेंट तरह के टेस्टिंग के ऊपर आते हैं। तो हमारे पास में टेंसाइल टेस्ट कौन सी मशीन में जनरेट करते हैं, यूटीएम, अल्टीमेट टेंसाइल मशीन हम लेते हैं, और यहाँ पे हमें क्या निकलता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें निकालनी होती है। यील्ड स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, यंग मॉडल्स भी, और डक्टिलिटी और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। मतलब जो आपके पीछे हमने ग्राफ बना के दिखाया था, ये ग्राफ हम क्रिएट करता है, ये ग्राफ हम कहाँ से निकालते हैं, यूटीएम मशीन हमें निकाल के देती है। तो प्रोसीजर क्या है, यूटीएम मशीन हम यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को हमें यूज़ करना है, उसके ऊपर लोडिंग लगाएंगे, लोडिंग के बाद में डिफरेंट कंडीशन हम अप्लाई करके, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो उसको हम अप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट में हमारे पास में यील्ड पॉइंट निकल जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट निकल जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट कहाँ पे, यील्डिंग पॉइंट, इलास्टिक रीजन, वो सब हमें देखने को मिल जाते हैं। कंप्रेशन टेस्ट भी हम कर सकते हैं। कंप्रेशन टेस्ट ये भी आपका यूटीएम मशीन के ऊपर ही हो जाएगा, जो क्या कंप्रेसिव स्ट्रेस को बताएगा, कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस है, इलास्टिक लिमिट को बताएगा, और स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक जो कि मैंने ग्राफ आपको दिखाया है, स्ट्रेन कर्व, ये हमें बना के देता है यूनिवर्सल टेस्टिंग में। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग की मशीन के ऊपर ही करते हैं। यहाँ पे आप प्रोसीजर देख सकते हैं, एप्लीकेशन कहाँ पे, जैसे कंक्रीट के ऊपर, ब्रिक के ऊपर जनरली हमें यूज करते हैं, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल के हम यहाँ पे यूज करेंगे। सीयर टेस्ट भी हमारे कर सकते हैं, जो हमारे पास में डायरेक्ट सीयर टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं यूटीएम मशीन को यूज करके, या फिर आपका पंच और वी नोच सीयर टेस्ट है, जिसको आप फोर्स लगाते हैं पंच के रूप में, उसको आप निकाल सकते हैं। टोर्जन टेस्ट, एक टोर्जन ट्विस्टिंग मूवमेंट आप अप्लाई करते हैं, तब आपको देखते हैं कितना टोर्जन हो रहा है, तो उससे आप टेस्टिंग ये कर सकते हैं। प्रोसीजर यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बेंडिंग टेस्ट। तो बेंडिंग टेस्ट हमारे बेसिकली बेंडिंग की स्ट्रेंथ को, सिंपली आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड ही आपका होता है, जिसको आपने टेस्ट करना होता है। ऊपर के पोर्शन में वाली बेंडिंग इस तरह से हुई, तो ऊपर के पोर्शन में, ऊपर की जो सरफेस है वहां पे मेरे पास क्या कंप्रेशन, नीचे वाली में टेंसाइल हो, तो दैट इज कॉल्ड बेंडिंग टेस्ट। तो ये तो आपका 3 पॉइंट पे होता है, 4 पॉइंट पे। 3 पॉइंट पे आप देख सकते हैं, इस तरह का डायग्राम मेरे पास बनेगा, जिसमें आपका लोडिंग जो आपकी इस तरह से बनेगी, 2 सपोर्ट है नीचे की तरफ, तो लोडिंग जो है मिडिल में लगी हुई है। यहाँ पे 4 पॉइंट बेंडिंग, जिसको आप प्योर बेंडिंग भी कह सकते हैं। तो 4 पॉइंट में इस तरह से होगा अरेंजमेंट, नीचे 2 सपोर्ट होंगे, ऊपर से लोडिंग जो देंगे हम 2 पॉइंट से देंगे, तो दैट इज ए 4 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट। जहां पे आपका मटेरियल बिहेव करता है, उस बेंडिंग को आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद में प्रोसीजर यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पैक्ट टेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अपने टफनेस को पता होगा, टफनेस आपका क्या होता है। तो टफनेस में आपका जो एनर्जी है, कितनी एनर्जी आपने एब्जॉर्ब की है, उस चीज का मेजरमेंट हम करते हैं। तो इसके लिए हम इम्पैक्ट टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो इम्पैक्ट टेस्ट बेसिकली आपके 2 तरह से होते हैं, एक तो 4 पे इम्पैक्ट टेस्ट है, एक हमारे पास में आइजोट इम्पैक्ट टेस्ट है। ऊपर की ऊंचाई से आप हैमर को छोड़ते हैं, हैमर आपका वेटेड होता है, जो स्ट्राइक करता है आपके मटेरियल को। अगर मेरा मटेरियल के जो स्पेसिमेन है हॉरिजॉन्टली रखा होता है, तो हमारे पास दैट इज कॉल्ड 4 पे टेस्ट। और अगर ये वर्टिकली आपका अप्लाई होता है, स्पेसिमेन वर्टिकल हम रख देते हैं, दैट इज आइजोट इम्पैक्ट। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें नोच बना देते हैं। नोच बनाने से क्या होता है, वहाँ पे ब्रेकिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, ताकि आपको वहीं से ब्रेक आपका करता है। तो इस तरह से आपका ये मशीन होती है, जो कि वर्टिकल में पेंडुलम फॉर्म में आपका ये मोशन होती है। आप वर्कशॉप में देख सकते हैं। प्रोसीजर यहाँ पे आपका लिखा हुआ, प्रोसीजर कैसे करते हैं ये आपने प्रैक्टिकल्स में भी किया हुआ है।
लास्ट है हमारे पास में हार्डनेस टेस्ट। तो मैंने बात की थी सरफेस की हार्डनेस को, तो हार्डनेस जो ऊपर का इंडेंटेशन है उसको जो विरोध करता है, दैट इज रेसिस्टेंस जो नापता है, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस टेस्ट, हम उसको अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंट तरह के हार्डनेस टेस्ट हमारे पास में बेसिकली अवेलेबल होते हैं। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट जो कि BHN नंबर से बोलते हैं, तो इसमें डिफरेंट तरह का हम जो मटेरियल है वो हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास में सॉफ्ट और मीडियम हार्ड मेटल के उसको यूज करते हैं। ये स्टील और टंगस्टन कार्बाइड की बोल हम यूज करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। वो कितना लोड वो गहराई में जा रहा है उसको अटको हम देखते हैं, कितने गहराई का उसका इंडेंटेशन किया है उसको मेजरमेंट करके हम निकाल सकते हैं ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में रोकवेल है, तो रोकवेल भी हमारे पास में होगा। इसमें हमने डायमंड कोन यूज करते हैं, वहां पे हमने बोल यूज की थी, यहाँ पे हमने डायमंड कोन यूज करते हैं। ये ऑलरेडी हार्ड मटेरियल होता है जिसको आप इंडेंट कराते हैं मटेरियल के अंदर, जिसकी आपको टेस्टिंग करनी है उसकी सरफेस में, उसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, दैट इज HR नंबर, उसको HRC भी हम बोल देते हैं। वीकर हार्डनेस नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप वीकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक डायमंड पिरामिड होता है जो कि बहुत छोटा सा होता है, वो डायमंड पिरामिड की फॉर्म में होता है। जब उसके ऊपर लोडिंग लगाते हैं वो हल्का लोड से ही उसमें इंडेंटेशन पड़ जाता है। उसका मेजरमेंट करके माइक्रोस्कोप में उसका मेजरमेंट करके आप ये निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, VHN नंबर आप निकाल सकते हैं। मोर हार्डनेस टेस्ट भी हमारे पास में, जिसमें हमारे पास में स्क्रैचिंग एक रेफरेंस मिनरल्स होता है मेरे पास में, उसके ऊपर स्क्रैचिंग करके आप निकाल सकते हो। ये रिलेटिव हार्डनेस को देता है, इसके जो वैल्यूज हैं वो 1 से लेकर 10 तक वो चेक करता है। अगर मेरे पास में सबसे सॉफ्ट मीडियम है तो वो हमारा टॉक है जिसका अपना 1 है, और डायमंड के लिए हमारे पास में 10 होता है। नूब टेस्ट भी हमारे पास में होता है जिसमें एलोंगेटेड डायमंड शेप इंडेंटर होता है, स्क्रैचिंग जैसे मेरे पास में पेन उस तरह से होता है। उसके ऊपर क्या करते हैं, मटेरियल के ऊपर कोटिंग है, कोटिंग के ऊपर आप उसको लाइन खींच सकते हो, तो उसका जितना इंडेंटेशन होगा उसको आप मेजरमेंट करके माइक्रो हार्डनेस आप निकाल सकते हो। तो डिफरेंट तरह के जो भी स्टडी थी, जो भी आपके टॉपिक थे, वो हमने इस यूनिट फर्स्ट के जितना भी है एक ही वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वन शॉट के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।